तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था बूढ़ा मास्टरमाइंड लूली को उन लोगों के बारे में बता रहा होता है कि ये सभी लोग जो कि कैंप साइट के ऊपर थे, सभी लोगों को मर जाना चाहिए था। जब ह्यूमंस ने हमारे पर ये तबाही भेजी थी तो ये सभी लोग जजमेंट से बच गए थे, लेकिन अब ये सभी लोग यहाँ पर मारे गए हैं। साथ ही वो उसे एक पहले बंदे के बारे में बताता है जो की पोल के साथ लटका होता है। वो उसे कहता है ये बंदा अपने जमाने में तबाही से पहले एक बहुत बड़ा बिग बॉस हुआ करता था और इसके अंदर बहुत सारे गुंडे थे। इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, बहुत सारी लड़कियों का रेप किया है, लेकिन इसके पास पावर और पैसा था, इसी वजह से ये जेल से हमेशा बच जाता था। तो वो उसे दूसरे बंदे के बारे में बताता है। वो उसे कहता है क्या तुम इस मोटे वाले बंदे को देख रहे हो? इस बिग बॉस के लिए एक अम्ब्रेला का काम करता था, यानी कि उसकी शील्ड था। ये चाहे उसके ऊपर कोई सा भी केस क्यों ना पड़ जाए, ये उसे उस केस से निकाल लेता था। तो ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। बिग बॉस अगर किसी का रेप करता था, के ऊपर जो केस पड़ता था उस केस को ये सॉल्व करता था। तो ये दोनों मिलकर ये सारे क्राइम किया करते थे। तो इन दोनों को तो यहाँ पर वैसे भी मरना चाहिए था क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे गुनाह किए हैं। तो वहाँ पर तीसरे बंदे के बारे में बताता है। वो उसे कहता है जरा इसकी तरफ देखो, बंदा बहुत बड़ा कमीना है। इसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ बहुत ही बुरा किया। ये अपनी वाइफ और बेटी को रोजाना बहुत पीटता था क्योंकि ये पीकर घर वापस आता था। यहाँ तक इसने अपनी बेटी और बीवी को जान से मार डाला और उसके लिए नाटक के तौर पर ये रोया भी था कि उसे अपनी वाइफ और बेटी के मरने पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इसे जेल नहीं हो पाई। साथ ही वहाँ पर जितने कैंप में लोग होते हैं उन सभी की तरफ इशारा करते हुए से कहता है इस कैंप में जितने भी लोग हैं ये सभी लोग या तो जेल से भागे हुए या फिर क्रिमिनल्स हैं। सभी क्रिमिनल्स को यहाँ पर जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। यहाँ पर दुनिया की तबाही शुरू हुई थी तो इन सभी लोगों के ऊपर जजमेंट आनी चाहिए थी। इन सभी लोगों को भी बाकी सभी लोगों के साथ या तो मार जाना चाहिए था या फिर मॉन्स्टर्स बन जाना चाहिए था। इन सभी को यहाँ पर एक दूसरा मौका मिला था, लेकिन इन सभी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी वजह से हम लोग इन जैसे लोगों का शिकार करते हैं। लूली उस बूढ़े मास्टर से कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को मान लेता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग थे ये सभी लोग क्रिमिनल्स थे। इन सभी लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ गुनाह किए थे जिसकी वजह से इन सभी को मरना चाहिए था। अगर इन्होंने यहाँ पर कुछ बुरा किया है तो ठीक है, तुमने इनको मार दिया, लेकिन जरा इस बच्चे के बारे में बताओ। वो मदर जो कि इस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर मरी हुई है, छोटे बच्चे का क्या कसूर था? तुमने उस छोटे बच्चे को क्यों मार डाला? कि वो तो एक बहुत ही इनोसेंट सा बच्चा है, उसने तो अभी तक अपनी जिंदगी में कोई भी गुनाह नहीं किया। बूढ़ा मास्टर उसे कहता है पता है कि इस बच्चे की मदर के मरने के बाद ये छोटा बच्चा यहाँ पर अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, इसी वजह से इस बच्चे को भी साथ ही मारना पड़ा। अगर इसकी माँ को भी यहाँ पर छोड़ दिया जाता तब भी ये किसी मर्द के सहारे के बिना ये यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाती। इन दोनों मदर और इसके बच्चे को कोई मॉन्स्टर यहाँ पर खा जाता। ये बच्चा यहाँ पर इस वेस्टलैंड में मॉन्स्टर्स का खाना बनने की बजाय ह्यूमंस में जाकर बहुत ही अच्छे से खाना खा सकता है। ये दूसरी दुनिया में जाकर खुश रहेगा। पुलिस की बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो। तुम यहाँ पर इन सभी लोगों की जान लेने के बाद यहाँ पर एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि इन सभी लोगों को मरना चाहिए था। तुम यहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। लूली जैसे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने सामने एक एयर बैरियर बनाता है, लेकिन लूली उसे पंच मारते हुए एयर बैरियर को तोड़ देता है। साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए लूली के बाजू के ऊपर अपने हॉरिकॉन को यूज करते हुए अपनी एयर को कंट्रोल करने की पावर को यूज करते हुए उसके हाथों को बाइंड कर लेता है। साथ ही लूली से कहता है तुमने यहाँ पर फैसला कर लिया, तुम लोगों ने इन सभी को मारा है, मैं तो सिर्फ तुम्हें इनके बारे में बता रहा था कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसी वजह से तुमने ये सोचा भी नहीं कि यहाँ पर हो सकता है कि हमने इनको ना मारा हो। हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप से हैं, हम लोग तो यहाँ पर बचा कुचा माल लेने के लिए आए थे, जबकि इन सभी लोगों को डेजोलोट कल्ट के लोगों ने मारा है। तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे दो लोग जो कि यहाँ पर से सामान इकट्ठा कर रहे थे, तुमने बिना कुछ सोचे समझे उनके ऊपर अटैक करके उन दोनों की जान ले ली। यहाँ पर असली कातिल तो तुमने मेरे दो निर्दोष लोगों की जान ली है। लगा के इन सभी कैंप वालों को हमने मारा है, लेकिन हमने तो इनको नहीं मारा। तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम यहाँ पर इंसाफ कर रहे हो, तुम सही और मैं गलत हूँ। उसकी बात सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है ये यहाँ पर क्या बात कर रहा है? क्या वाकई ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर्स थे? मैंने यहाँ पर किसी की जान ले ली है, वो भी बिना उसके किसी के गुनाह किए हुए। लूली उस बूढ़े मास्टर से कहता है मुझे ये बताओ कि अभी भी तुमने क्या कहा कि कौन से ग्रुप के लोगों ने इनको मारा है? मास्टर से कहता है एक ग्रुप है जो कि अपने आप को डेजोलेट कल्ट कहता है, ये सब उन लोगों का काम है, उन लोगों ने इन सभी लोगों को मारा है। लूली उसकी बात सुनते ही सोच रहा होता है तो इसका मतलब इसके ग्रुप के लोगों ने इन सारे लोगों को नहीं मारा और डेजोलेट कल्ट के लोगों ने इनको मारा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर गलत बंदों की जान ले ली है, मैंने कुछ मासूमों को मार डाला। ऊपर से ये डेजोलेट कल्ट वाले कौन है? ये लोग इतने ज्यादा जालिम कैसे हो सकते हैं कि इतने पूरे कैंप के सभी लोगों को मार डालें? बूढ़ा मास्टर लूली से कहता है मैंने यहाँ पर तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर किसी ऐसे सच की जरूरत है जिसको सुनने के बाद तुम किसी की जान ले सको। तुमने तो यहाँ पर बिना सच को सुने ही किसी की जान ले ली है। इसका मतलब यह कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वजह होनी चाहिए दूसरे इंसान को मारने की। हम अवेकनर्स ऐसा ही तो करते हैं क्योंकि हमारे पास पावर है। हम लोग नॉर्मल इंसानों को कुछ भी नहीं समझते। अगर देखा जाए तो तुम भी बिल्कुल हमारे जैसे हो, तुम्हारा आइडियल भी बिल्कुल हमारे जैसा है। तुमने यहाँ पर बिना सोचे समझे किसी को मार डाला। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, हम लोग भी अवेकनर्स हैं, इसलिए तुम्हें हमारे ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। साथ ही वो अपने हाथ को झटकता है तो एक बड़ा सा हॉरिकेन बनाता है और उस हॉरिकेन के साथ वो लूली के ऊपर अटैक करता है, जिससे लूली
अपने पीछे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। कहता है मेरे पास तुम्हारी इन सारी बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही लूली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बूढ़ा मास्टर उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से भाग कर जा सकते हो? यहाँ पर इतना लंबा भाषण इसलिए नहीं दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो। इस बात को मान लेने में कोई भी बुराई नहीं है कि तुमने यहाँ पर कुछ गलत काम किया है, अपनी इस गलती को मान लो। मैं अपने दोनों दोस्तों की मौत को तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी हमारा ग्रुप इसी तरह के लोगों को सजा देता है जिन लोगों ने बुरे काम किए हों। ग्रुप को ज्वाइन करो, हम सभी लोगों को यहाँ पर सजा देंगे और बुरे लोगों को इस दुनिया से खत्म कर देंगे और सिर्फ अच्छे लोग रह जाएंगे। हमारा लूली जंप करते हुए वहाँ से नीचे उतरता है और नीचे भागना स्टार्ट करता है, जबकि वो मास्टर अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए हवा के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि लूली उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है और वो फिर से वहाँ से जंप लगाता है और भागना शुरू करता है। बूढ़ा मास्टर लूली से कहता है ब्रदर प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। हम दोनों ही अवेकनर्स हैं, हम दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हैं। ये सब कुछ इस दुनिया की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। दोनों के मोटिव्स एक जैसे हैं। तुम भी अच्छा काम करना चाहते हो और मैं भी अच्छा काम करना चाहता हूँ। तुम लोगों को बचाना चाहते हो और मैं बुरे लोगों को मारना चाहता हूँ। हम अवेकनर्स दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अलग होते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा आजादी है और हमारे पास ज्यादा पावर है। इस वजह से हमें ह्यूमंस की तरफ से दी गई इस पावर को यूज करना चाहिए। यहाँ पर जितनी बुराई है उसको खत्म करना चाहिए। इसलिए प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। हमारा ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप बहुत ही अच्छा ग्रुप है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। प्लीज जल्दी से यहाँ पर रुक जाओ, वापस आओ, मेरे साथ चलो। हमारा लूली चिल्लाकर उसे कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। या तो तुम्हें मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना होगा या फिर तुम्हें मरना होगा। साथ ही वो अपनी एयर को कंट्रोल करने की पावर के साथ वहाँ पर हवा का एक बड़ा सा सांप बना लेता है। वो स्नेक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा लूली अपने हाथ के ऊपर बाइट करता है और अपनी ब्लड को यूज करते हुए हमने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। क्योंकि लूली के पास जो पावर है वो ब्लड एबिलिटी है कि वो अपने ब्लड के साथ जबरदस्त स्ट्राइक्स लगा सकता है और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। ये देखकर तो वो बूढ़ा मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो लूली की स्ट्राइक को अवॉइड करने के बाद उसे कहता है अब मेरा सबर टूटता जा रहा है, लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ नहीं मानने वाले, तो यहाँ पर फोर्स के साथ ही तुम्हें मनाना पड़ेगा। साथ ही वो वहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए हवा का एक बहुत ही बड़ा सा टॉर्नेडो बनाता है जो कि एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है। वो ड्रैगन के मुंह के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, हमारे लूली के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर वहीं पर सामने की तरफ ही देख रहा होता है कि अब उसका क्या बना। वो अपनी एयर को कंट्रोल करने की पावर के साथ लूली को दोनों बाजू से पकड़ता है और उसे हवा में उड़ाकर ऊपर अपने सामने ले आता है। लूली उसे कहता है मैंने यहाँ पर तुमसे जितनी भी बातें की हैं, मुझे लगता है कि वो सभी बातें तुम्हें बहुत ज्यादा चुभी हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। बूढ़ा मास्टर से कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे अंदर जो मोरालिटी है वो सारी की सारी तुम्हारे अंदर ही दबी हुई है। सभी को उसी वक्त बाहर निकालते हो जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है। इसी वजह से तुम इस दुनिया के लाश के साथ बाइंड हो। अब तो तुम एक अवेकनर हो और इस दुनिया में तुम अवेकनर हो, तुम एक आजाद इंसान हो, तुम दूसरे लोगों की जान बचाना चाहते हो। लेकिन इस वक्त दुनिया की तबाही के बाद ये सारी की सारी मोरालिटी चेंज हो चुकी है। यहाँ के कानून बदल चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर पाते हैं और जितने भी वीक हैं उन सभी को खा जाते हैं। बूढ़ा मास्टर हमारे लूली से कहता है मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी आसानी के साथ मेरी बात समझ में आएगी। मैं तुम्हें अपने किंग के पास लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हें अपने ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप में लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे स्काई गॉड किंग के साथ मिलने के बाद तुम्हें समझ आएगी कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। और हमारे लूली को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। जबकि उसी वक्त हमारे लूली के माथे के ऊपर उसका सिस्टम जो होता है वो चमकना स्टार्ट करता है। वो मास्टर भी पीछे की तरफ देख रहा होता है, उसे भी कुछ महसूस होता है। इसी वक्त दूर से वो लड़की भागती हुई आती है। वो चिल्लाते हुए कहती है ओए बूढ़े खूसट कहेंगे, तुम मेरे हैंडसम लूली को कहाँ पर लेकर जा रहे हो, जल्दी से इसको नीचे रखो बूढ़े कहेंगे। मास्टर सामने की तरफ देखता है कि अब ये लड़की कौन है जो कि बड़ी स्पीड से भागती हुई इस तरफ आ रही होती है। लड़की चिल्लाकर दूर से बूढ़े मास्टर से कहती है लूली को जाने दो, ना तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मास्टर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने सामने नीचे की रेत को सामने एक दीवार की तरह खड़ा कर देता है। वो सामने एक दीवार बना देता है और कहता है मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम मुझे नहीं चाहिए। अपने सामने एक बड़ी सी सैंड वॉल बना लेता है। लेकिन वो लड़की क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है और उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये छोटी सी सैंड वॉल मुझे रोक पाएगी। उसकी बड़ी वाली सैंड वॉल के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारती है। जैसे ही वो उसके ऊपर पंच मारती है तो वो सैंड वॉल को भी तोड़ देती है। एक ही पंच के साथ वो उसकी सैंड वॉल को तोड़ देती है, जिससे वो मास्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरी सैंड वॉल को सिर्फ एक ही पंच के साथ तोड़ दिया। मास्टर भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। जबकि हमारी वो वाली लड़की वो ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त हीरो वाली लैंडिंग मारती है और नीचे के ग्राउंड को भी तोड़ देती है। बूढ़ा मास्टर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये लड़की कौन है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, क्या इसके पास अवेकनर्स वाली पावर है, क्या इसके पास फिजिकल अवेकनर की पावर है, तो यहाँ पर इतनी तबाही मचा दी, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। बूढ़ा मास्टर से कहता है तो अब यहाँ पर तुम दो लोग हो चुके हो कि मुझे यहाँ पर तुमसे भी बात करनी है, लेकिन अब क्या करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ वेस्ट कर सकूं।
देखो फिलहाल के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं वापस आऊंगा। वो लड़की उसे कहती है बुड्ढे मास्टर कहेंगे दोबारा यहाँ पर वापस आने के बारे में तो सोचना भी मत, वह तुम मेरे रास्ते में आए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लूली के साथ जो लड़की होती है वो वहाँ पर आने के बाद बुड्ढे मास्टर को वहाँ से भगा देती है। वो बुड्ढा मास्टर उसकी स्ट्रेंथ को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है। बुड्ढे मास्टर की वहाँ से चले जाने के बाद वो लड़की लूली की तरफ देखती है और उसे कहती है जरा अपनी हालत तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम अब भी मुझसे पीछे छुड़वाना चाहते हो, क्या तुम अब भी मुझे यहाँ से भगा दोगे। लूली उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए नहीं भी आती तभी मैंने उस बुढ़े मास्टर को बहुत ही बुरी तरह से पीटना था, मैं उसको हरा सकता था, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम यहाँ पर चली आई। साथ ही लूली उसे कहता है और पीछे वाले बिहेवियर के लिए प्लीज मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे पर भरोसा करना चाहिए था, तुम्हारी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है। वो लड़की उसे कहती है चलो शुक्र है कम से कम तुम्हें मेरे पर भरोसा तो हुआ, अब तुम्हें मेरे पर इतना भरोसा है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। शुरुआत से मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। लूली उसे कहता है मैंने तुम्हारे जैसी पावर्स पहले किसी के पास भी नहीं देखी, लगता है कि तुम्हारे पास सिंपल स्ट्रेंथ की पावर है, अगर तुम यहाँ पर मुझे नुकसान पहुँचाना भी चाहो तो मैं अपने आप को तुमसे बचा नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई में ज्यादा है, तुमने तो उस बूढ़े मास्टर को भी डरा कर भगा दिया। लूली उसे कहता है लेकिन मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ मेरे लिए कर क्यों रही हो, तो तुम्हारे लिए एक टोटल स्ट्रेंजर हूँ, आज से पहले हम लोग कभी भी नहीं मिले, तो फिर तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करोगी। वो लड़की उसे कहती है तो तुम फिर ऐसा समझ सकते हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया, ये पहली नजर का प्यार है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। तो लूली उसे अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरी ही बात कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। साथ ही लूली उसे कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा मजाक था, मेरा नाम लूली है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो। वो उसे कहती है लगता है कि तुम मेरे बारे में जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम मी जानमिंग हांग है और अगर तुम चाहो तो मुझे जानमिंग या फिर हांग भी कह सकते हो, मेरा नाम काफी ज्यादा लंबा है, अगर तुम चाहो तो मुझे प्यार के साथ और भी किसी नाम के साथ बुला सकती हो। तो ये दोनों यहाँ पर आपस में पैचअप कर लेते हैं। तो वहीं पर रात हो जाती है तो वो दोनों वहाँ पर आग जलाकर बैठे होते हैं, दोनों ही वहाँ पर चुपचाप बैठे होते हैं। तो जानमिंग लूली से कहती है लूली तुम इतने ज्यादा शांत क्यों हो, मुझसे कुछ बात करो, हम लोग यहाँ पर कितने ज्यादा बोर हो रहे हैं, मैं यहाँ पर इतना चुपचाप नहीं बैठ सकती, मेरे साथ कोई बात करने वाला होना चाहिए। लूली से कहता है मैं तो बस यहाँ पर बैठा ये सोच रहा हूँ कि दिन को जो कुछ भी हुआ है वो क्या सही हुआ या गलत हुआ, आखिर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ कैसे। तो लूली जानमिंग को बताता है कि इस तबाही को शुरू हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज से पहले से कुछ दिन पहले से एक अवेकनर नहीं था, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान था, यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करना था, मैं अपने लिए खाना ढूंढ कर लाता और अपने आप को बचाता था, पर सिर्फ और सिर्फ कभी कभी मॉन्स्टर्स अटैक करते थे। लेकिन जब से मुझे ये वाली पावर्स मिली है मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि मेरे पर काफी सारे अवेकनर्स अटैक कर चुके हैं, ऊपर से मेरे पास जो अवेकन एबिलिटी है मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है। मुझे इतना पता है कि मैं अपनी ब्लड की पावर को यूज कर सकता हूँ। अपनी नई पावर्स को लेकर पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मेरे पास नई पावर्स आ गई हैं। इस पावर्स के साथ मुझे महसूस होता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल और मैं बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता हूँ, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। हाँ मुझे पता है कि मेरे पास काफी ज्यादा स्पेशल पावर्स है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनको यूज कैसे करना है, क्योंकि अगर मेरा सामना किसी लेवल 2 के मॉन्स्टर के साथ हो जाता है उसका मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगा, हालांकि मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है, इसी वजह से ये सब कुछ मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। जब कभी मैं किसी सिचुएशन का सामना नहीं कर सकता तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, मैं वहाँ से भागना शुरू कर देता हूँ, जैसा कि आज मैंने उस मास्टर के सामने किया था, मैंने भागना शुरू कर दिया था। लेकिन आज मुझे यहाँ पर अंदाजा हुआ कि हर वक्त ये वाला टैक्टिक काम नहीं आ सकता, अगर मेरा सामना किसी बहुत ज्यादा पावरफुल के साथ होता है तो वो अपनी पावर्स के साथ मेरे पर प्रेशर डालकर मुझे सप्रेस कर सकता है, मैं वहाँ से टाइम रहते हुए निकल नहीं सकता। आज वहाँ पर तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आती तो अब तक मैं मर चुका होता। जानमिंग उसे कहती है तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज के बाद मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। लूली उसे कहता है मुझे अभी भी इस बारे में समझ नहीं आ रही कि तुम आखिर हो कौन और यहाँ पर क्यों हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जो कि अवेकनर्स हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का ध्यान रखना चाहते हैं कि उनके साथी हो, जो कि उनके साथ हूँ। तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, तो फिर तुम यहाँ पर मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती हो। जानमिंग उसे कहती है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें बचाना मेरा फर्ज बनता है। लूली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मैं इसकी बात के ऊपर कैसे भरोसा कर लूं कि इससे पहली नजर
सच में मुझसे प्यार हो गया और सिर्फ इसलिए ये सब कुछ कर रही है। मुझे लगता है कि इसका कोई और मकसद होगा। जानमिंग उसे कहती है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है या फिर मैं कौन हूँ, तो मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? भी तुम इन सब को होने से रोक तो नहीं सकते। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, जितने भी एक्सीडेंट्स हुए, सभी को होने से रोका जा सकता है? लूली उसे कहता है नहीं, ये सब कुछ किस्मत से जुड़ा हुआ है। जानमिंग उसे कहती है तो फिर इस सब को किस्मत के हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? तुम दोनों का मिलना भी तो किस्मत में लिखा हुआ था, तो तुम इसको किस्मत ही मान लो। वैसे भी मैं इन सारी बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। बहुत ही जल्दी सुबह सूरज निकलेगा, रात को सूरज डूबता है, सुबह सूरज निकलता है, रात को हम लोग आराम करते हैं। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। जितना ज्यादा तुम आराम करोगे, स्ट्रीम के साथ चलते रहोगे, जिस तरह तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है उसी तरह आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा शांत रहेगा। तुम्हें पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। लूली उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी, तुम्हारी बात में काफी ज्यादा दम है। इसके बाद मैं भी तुम्हारी तरह ही काम करूंगा, मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा शांत रखूंगा। जानमिंग उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। साथ ही वो उसे कहती है तुम इस तरह अपने चेहरे को स्ट्रेट रखते हुए मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो, और जब तुम स्माइल करते हो तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगती हो। साथ ही वो उसे अपने साथ इशारा करते हुए कहती है चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों एक ही बिस्तर पर आराम से सोते हैं। लूली उसे कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। फिर साथ ही वो अपने पास से अपना वॉकी टॉकी निकालता है, अपने वॉकी टॉकी के ऊपर रेडियो फ्रिक्वेंसी को सेट करता है और कहता है तुमने इस ब्रॉडकास्ट के बारे में सुना है? जानमिंग भी जल्दी से भागती हुई उसके पास आ जाती है और कहती है कौन सी ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हो? लूली उसे कहता है जरा सुनो, इसके अंदर एक ब्रॉडकास्ट है और वहाँ पर वो गाना भी गाएंगे। यहीं पर उस ब्रॉडकास्ट के अंदर से आवाज आना स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ एक अवेकनर होता है, यहाँ पर गाना गा रहा है, तो ये यहाँ पर कुछ फजूल सी बातें करने वाला है जो कि हमारे किसी भी काम की नहीं है। यहाँ पर इस महामारी के दौर में इन लोगों को कैसे जिंदा रहना है उनकी हौसला अफजाई करेगा और उनको बताएगा कि तुम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। और लास्ट सीन के ऊपर ये गाना भी गाएगा। तो मैं सारे के सारे को स्किप करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगा। यहाँ से हम लोग अपना नेक्स्ट सीन सुबह से करेंगे। सुबह के वक्त हमारा लूली आराम से सो रहा होता है, लेकिन जैसे वो सो रहा होता है वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा होता है क्योंकि वो उसी बिस्तर के ऊपर होता है जिसके ऊपर जानमिंग होती है और जानमिंग उसकी बॉडी के साथ लिपटी होती है। लूली कहता है अब ये कौन सी सिचुएशन है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है कि जानमिंग उसकी बॉडी के साथ चिपकी होती है और उसके मुंह से लार भी टपक रही होती है। इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसे पीछे की तरफ खींच रहा होता है जबकि वो उसके साथ अभी भी लिपट रही होती है, शायद वो कोई सपना देख रही है। लूली कहता है क्या सीरियसली ये कर क्या रही है, ये मेरे साथ इस तरह क्यों चिपक रही है? लूली उसे साइड पर कर देता है और उठकर बैठ जाता है और कहता है पता नहीं ये लड़की कौन है और ये क्या चाहती है, पर मैं ज्यादा इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं और पहले अपने सिस्टम में साइन इन करते हैं। लूली अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और अपने साइन इन करता है। जैसे वो वहाँ पर साइन इन करता है उसी वक्त उसको एक निशान दिखाई देता है जहाँ पर क्रॉस लगा होता है। साथ ही उसे विंडो में बताया जाता है कि जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो उसको ढूंढने के लिए आज वहाँ पर मत जाना, अगर आज तुम वहाँ पर जाओगे तो जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ली कहता है मैं तो यहाँ पर अंकल ली की वाइफ और उसकी डॉटर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या उन दोनों की जिंदगी खतरे में है? साथ ही उसकी विंडो में नीचे लिखा होता है कि तुम्हें डेट को चेंज करना होगा, आज नहीं तुम कल चले जाना उन लोगों को बचाने के लिए। लूली कहता है तो इस बात का मतलब तो ये है कि अगर आज मैं वहाँ पर उन दोनों को बचाने के लिए जाऊंगा तो उन दोनों की लाइफ खतरे में नहीं बल्कि मेरी लाइफ खतरे में बढ़ जाएगी, इसलिए मेरा सिस्टम यहाँ पर मुझे वार्निंग दे रहा है। थोड़ी देर के बाद जानमिंग भी उठ जाती है। जानमिंग उससे गुड मॉर्निंग बोलती है जबकि वहाँ लूली उसकी तरफ देखकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और साथ ही वो सोच रहा था पता नहीं इस लड़की को याद भी होगा कि ये रात को किस तरह सो रही थी, ये पूरी तरह से मेरी बॉडी के साथ लिपटी हुई थी। लेकिन उस लड़की को तो कुछ भी याद नहीं होता। वो उसे कहती है आज हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं, चलो जल्दी से बताओ, अब मैं उठ चुकी हूँ। कहता है मैं तो अभी से उठा और अभी मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन इसकी एनर्जी तो देखो, ये तो जाने के लिए तैयार है। वो बार बार उसे एक ही लफ्ज कह रही होती है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। हमारा लूली अपने सिस्टम से उसकी किस्मत को चेक करता है तो उसकी किस्मत को देखने के बाद पता चलता है कि ये तो बाकी में बहुत ज्यादा लकी है। लूली कहता है ये क्या, आज मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ जबकि ये बहुत ज्यादा लकी है, तो इसका मतलब हम दोनों एक साथ ही जाने वाले हैं, तो हम दोनों की किस्मत अलग अलग क्यों है? लूली कहता है तो इसका मतलब मैं इसे अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, इसे अपने साथ लेकर जाना सेफ रहेगा। आज अगर कोई भी खतरा आता है तो इसके ऊपर तो खतरा नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लकी है। कि वो शर्माते हुए वहाँ पर खड़ी होती है और मैं लूली से कहती है तुम इस तरह मेरी तरफ घूर कर क्यों देख रही हो, क्या तुम मेरी बॉडी को नोटिस कर रहे हो? मैं लूली जल्दी से वहाँ पर अपना सामान पैक करता है और उसे कहता है क्या तुम वाकई में मुझे फॉलो करना चाहती हो, क्या कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जाना चाहो या फिर किसी दूसरे इंसान से जाकर मिलना चाहो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है? जानमिंग उसे कहती है हाँ मेरा एक प्लान है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को फॉलो करना चाहती हूँ। वो इशारा करते हुए कहती है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मैं सिर्फ तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। लूली उसे कहता है लेकिन अगर रास्ते में हमारा सामना किसी खतरनाक सिचुएशन से हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें कोई भी मार नहीं सकेगा बल्कि मैं उसे मार डालूंगी। लूली उसे कहता है लेकिन अगर वो खतरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो और तुम भी उसे निपट ना सकी तो फिर तुम क्या करोगी? जानमिंग उसे कहती है तो फिर मैं वहाँ से भागना शुरू कर दूंगी, तो मैं तुम्हें मरने के लिए वहीं पर छोड़ दूंगी। लूली उसे कहता है ये बहुत ही अच्छा है, चलो ठीक है फिर चलो मुझे फॉलो करो। मैं लूली आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है जबकि वो भी उसके
पीछे पीछे भाग रही होती है और कहती है चलो ठीक है फिर चलते हैं। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप का दिखाया जाता है। ग्रीन फॉरेस्ट के लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा कमीने हैं। हालांकि वो कह रहा था कि वो अच्छे लोग हैं। लोगों के पास काफी सारी गाड़ियां होती हैं और उन्होंने गाड़ियों के पीछे काफी सारे इंसानों को रस्सियों के साथ बांधा होता है। अरे इंसान जमीन के ऊपर लटक रहे होते हैं, वो उन सभी को अपनी गाड़ियों के पीछे घसीट रहे होते हैं, जबकि काफी सारे मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं ताकि उनको खाना मिल सके। जिन आम इंसानों को उन्होंने रस्सियों के साथ बांधा होता है वो सभी लोग तो वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो जमीन के ऊपर घसीटे जा रहे हैं, जबकि वो सभी लोग जो गाड़ियों के ऊपर होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ही जल्दी इन लोगों को खा जाएंगे। यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर एक बड़ी सी चेयर पड़ी होती है और उस चेयर के ऊपर इनका स्काई गॉड बैठा होता है जो कि ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप का लीडर है। यहीं पर उन्होंने काफी सारे लोगों को क्रिम्सन कलर के रो पहनाए होते हैं। हालांकि उनके गले में उन्होंने जंजीरें बांधी होती हैं। गाड़ियों के ऊपर से उनके ऊपर हंटर चलाते हैं और उन सभी को मार पीट कर कहते हैं चलो जल्दी से हमारे गार्ड की पूजा करो। तो उनका बॉस जो कि बड़े से एक दानव के ऊपर बैठा हुआ है वो उसे अपनी पूजा करवा रहे हैं। इन सभी लोगों को मार पीट कर इन सभी को उनके सामने झुका रहे होते हैं। उनसे कहते हैं चलो जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि यहाँ पर इस दुनिया का राजा कौन है, दुनिया का गार्ड कौन है, तुम सभी का गार्ड कौन है। सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं हमारे गार्ड वूजी ज़ाई इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान और सबसे पावरफुल गार्ड है। यहाँ पर से एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया गया होता है, उनको रोप पहनाकर उनके गले में जंजीरें पहनाई गई होती हैं, जबकि कुछ लोगों को गाड़ियों के पीछे घसीटा जा रहा होता है। सभी लोग ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, जबकि इनके पास जो इनका जो लीडर है वो अपने आप को स्काई गॉड कहता है। उसका नाम लॉर्ड वूजी ज़ाई है। वो एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर अपनी चेयर लगाकर बैठा होता है। उसी वक्त उसके सामने वो बुढ़ा मास्टर अपीयर होता है। वो बुढ़ा मास्टर वहाँ पर अपीयर होने के बाद उसे कहता है स्काई गॉड मैं जहाँ पर मैसेज लेकर आया हूँ। वो उसे कहता हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम क्या खबर लेकर आए हो। बुढ़ा मास्टर स्काई गॉड के सामने अपने आप को उसका साथी कहता है। स्काई गॉड उसे कहता है अब जबकि तुमने मुझे ज्वाइन किया है तो तुम मेरे ब्रदर हो, क्योंकि हम दोनों अवेकनर्स हैं। दोनों में कोई भी मालिक और कोई भी सर्वेंट नहीं है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ब्रदर्स की तरह हैं। इसलिए तुम्हें अपने आप को मेरा सबऑर्डिनेट कहने की जरूरत भी नहीं है। मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या मैसेज लेकर आए हो। तो बुढ़ा मास्टर कहता है आज मेरा सामना 2 अवेकनर्स के साथ हुआ था, एक मेल लड़का था और एक फीमेल लड़की थी। मुझे लगता है कि उस लड़की के पास जो एबिलिटी है वो स्ट्रेंथ की पावर है, उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसकी एबिलिटी वाकई में बहुत ज्यादा कमाल किया। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि मेरी सोल से भी ज्यादा है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं भी उसको संभाल नहीं पाया। मेरी शील्ड को उसने सिर्फ एक ही पंच के साथ तोड़ दिया था। एक और उसे कहता है तुम्हें पता है कि दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है और आए दिन कोई ना कोई नया अवेकनर जाग जाता है और अवेकनर्स की पावर्स भी पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस बात में कोई भी बड़ी बात नहीं है कि उस लड़की के पास फिजिकल स्ट्रेंथ की एबिलिटी है। तो तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ इस लड़की की कॉमन एबिलिटी के बारे में बताने के लिए आए हो। बुढ़ा मास्टर स्काई गॉड से कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बात तो बताने के लिए नहीं आया, बल्कि एक और बात है। जिस लड़की से ज्यादा इंटरेस्ट तो उस लड़के में है, वो लड़का अवेकनर। हालांकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके पास जो स्पेशल एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि मुझे लगता है कि उस लड़के के पास जो एबिलिटी है वो आपकी एबिलिटी के रिलेटेड है, आप दोनों की एबिलिटीज एक जैसी हैं। स्काई गॉड से कहता है मेरे पास तो बहुत सारी एबिलिटीज हैं, क्योंकि अवेकनिंग के बाद मुझे बहुत सारी पावर्स मिली हैं। मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हो कि उसकी एबिलिटी मेरे जैसी है। तो बुढ़ा मास्टर से कहता है आपके पास जो सबसे पहले वाली एबिलिटी थी बिल्कुल वैसी उसकी भी एबिलिटी है। एक और ये बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर साथ ही वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है ये बात तो तुमने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दी, अब तो मुझे भी उस लड़के में इंटरेस्ट हो रही है। लगता है कि उस बुढ़े खूसट को अपने लिए एक सक्सेसर मिल गया है, उसने अपनी पावर्स को एक बच्चे को दे दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी वो बच्चा इन पावर्स को संभाल नहीं पाएगा। तब मास्टर स्काई गॉड से कहता है स्काई गॉड तो क्या हम लोग उस लड़के को ढूंढना स्टार्ट करें, क्या हम उसको पकड़कर आपके पास लेकर आए। स्काई गॉड से कहता है चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो, तुम एक अरबपति हो, क्या तुम किसी बेकारी से पैसे के लिए फाइट करोगे? नहीं करोगे ना, तो फिर मेरे पास तो बहुत सारी एबिलिटीज है, तो फिर मुझे उस बच्चे की एबिलिटीज के लिए उससे फाइट करने की क्या जरूरत है। फिलहाल के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो, इस वक्त वो हमारे इलाके में नहीं है, बल्कि वो डेसोल्यूशन कल्ट वालों के इलाके में है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल और मेरे लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारा ग्रुप भी काफी बड़ा है, लेकिन हम लोग डेसोल्यूशन कल्ट वालों का मुकाबला फिलहाल तो नहीं कर सकते क्योंकि वो पागल हैं। फिलहाल के लिए इस बात को यहीं पर छोड़ दो, हम लोग नेक्स्ट टाइम इस बारे में बात करेंगे। जबकि बुढ़ा
बुड्ढा मास्टर सोच रहा होता है। इसने कहा कि नेक्स्ट टाइम इस बारे में बात करेंगे। क्या नेक्स्ट टाइम भी कोई आने वाला है? अरे इस बात का क्या मतलब है कि नेक्स्ट टाइम बात करेंगे? साथ ही बुड्ढा मास्टर से कहता है ठीक है स्काई गॉड, मुझे समझ आ गई। फिर वो अंदर से सोच रहा होता है फिलहाल के लिए इसने उस लड़के के बारे में जरा भी केयर को शो नहीं करवाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये अंदर से इस बात को बहुत ज्यादा केयर करता है और एक ना एक दिन इसे उस लड़के को पकड़ना पड़ेगा। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन डेजर्ट के एक दूसरे हिस्से का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गाड़ी बड़ी स्पीड से आगे की तरफ भाग रही होती है, जबकि उसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो ड्राइवर से कह रहे होते हैं और ज्यादा तेज चलाओ क्योंकि मॉन्स्टर्स उनके पीछे लगे होते हैं। काफी सारे मॉन्स्टर्स उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं, जबकि इनकी गाड़ी इतनी ज्यादा तेज नहीं होती। गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनमें से एक कहता है कुछ खाना उन मॉन्स्टर्स की तरफ फेंक दो ताकि वो लोग थोड़ा सा स्लो हो जाएं। लोग कहते हैं गाड़ी के अंदर जितना भी खाना था वो हम लोग पहले ही फेंक चुके हैं, अब तो हमारे लिए खाना भी नहीं बचा। ऊपर से ये सारे के सारे बीस्ट जो है ये सिर्फ मीट खाते हैं, मीट के अलावा ये कुछ भी नहीं खाते। हमारे पास तो सिर्फ कुछ ड्राई फूड ही बचा है और ड्राई फूड फेंकने का कोई फायदा नहीं है, ये उसे खाएंगे नहीं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? क्या हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं? जबकि दूसरा साथी उसे कहता है अब हमें इस बारे में क्या पता होगा, क्यों ना हम लोग तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दें, हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। क्योंकि उनकी गाड़ी में अंकल ली की वाइफ और उसकी बेटी भी बैठी होती है, वो दोनों वहाँ पर बड़े ही आराम से बैठे होते हैं। जबकि एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ देखता है, वो अंकल उनकी तरफ देखकर कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मिल गया है, हम यहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं, सभी लोगों की जान बच जाएगी। इसके लिए पहले हमें यहाँ पर किसी का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। तो वो अंकल जल्दी से आगे बढ़ता है और उस छोटी बच्ची को उठा लेता है और कहता है चलो हम लोग इस लड़की को पहले उठाकर फेंक देते हैं। कि ये सभी लोग उसे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? बच्ची की माँ भी उसे कहती है तुम पागल हो गए, मेरी बेटी को छोड़ो, तुम इसको ऐसे नहीं फेंक सकते। उसकी माँ उस बंदे को लाउली कह रही होती है। लाउली जो है ये अंकल ली का भाई है, इस छोटी बच्ची का चचा भी लगता है। लाउली के जो बाकी के साथी होते हैं वो भी चिल्लाकर उसे कहते हैं लाउली तुम पागल हो गए हो, ये एक इंसानी बच्ची है, तुम एक बच्ची को यहाँ पर कैसे फेंक सकते हो, तुम एक कातिल बनना चाहते हो। लेकिन लाउली चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक पागल हूँ जो एक बच्ची को उठाकर फेंक रहा हूँ? मैं हम सभी की जान बचा रहा हूँ। ये लड़की तो वैसे भी बीमार है, इसके सर में ब्रेन ट्यूमर है, इसके दिमाग में जो ब्रेन ट्यूमर है वो तो ठीक होने वाला नहीं है क्योंकि मेडिसिन भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। तो ये लड़की यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे सकती है, तो हमें इसको फेंक देना चाहिए। बाकी के सभी लोग भी उसकी बात सुनने के बाद आगे से खामोश हो जाते हैं। तो वो सिर्फ उस छोटी बच्ची की मदर ही चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही होती है ये मेरी बेटी है, तुम इसको इस तरह वहाँ पर फेंक नहीं सकते। लाउली उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहता है भाभी तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि इसके सर में ब्रेन ट्यूमर है और ये कभी भी ठीक नहीं होने वाला, वैसे भी तो ये कुछ सालों में मरने वाली है, इसे इसकी दर्द से आजादी दे देते हैं और हम सभी की जान भी बच जाएगी। हमारा हस्बैंड शैनली और लूली वो दोनों ही गायब है, हमने देखा था कि बैंडिट्स उनको पकड़कर ले गए थे। तुम्हारा हस्बैंड और लूली दोनों मर चुके हैं, वो वापस नहीं आने वाले, तो इस बच्ची को भी जिंदा रखने का क्या फायदा? वो इसके लिए इलाज ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन अब जब वही वापस नहीं आएंगे तो इसका इलाज कैसे होगा? ये तो पहले से मर चुकी है, तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? तुम सिर्फ एक विधवा औरत हो, तो एक बीमार बच्ची के साथ इस दुनिया के ऊपर बोझ हो। अपने हस्बैंड के मरने के बाद तुम यहाँ पर अपनी बच्ची के लिए कैसे ट्रीटमेंट ढूंढ पाओगी? अंकल ली की वाइफ ये बात सुनने के बाद वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। वो छोटी बच्ची भी वहाँ पर रो रही होती है और उसके अंकल उसे उठाकर गाड़ी से बाहर की तरफ फेंक देते हैं और वो चिल्लाते हुए गाड़ी से बाहर गिर जाती है। साथ ही उसकी माँ वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारती है। ऐसी वो छोटी बच्ची को वहाँ पर गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसके बहुत ज्यादा करीब पहुँच जाते हैं उसे खाने के लिए। लड़की के हाथ में उसकी बुक होती है, वो अपनी बुक को खोलती है। उस बुक के अंदर उसने तस्वीर रखी होती है जिसमें उसकी मदर और उसके डैड अंकल ली की तस्वीर होती है। वो उनकी तरफ देखती है और कहती है डैड गुड बाय, मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। वो अपनी मॉम को गुड बाय बोलती है। उसी वक्त वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस लड़की को खाने के लिए आगे बढ़ती है। उसी वक्त हमारा लूली वहाँ पर आ जाता है। लूली उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है कि वो उस लड़की को बचा सके। लूली कहता है तुम सभी लोगों को मरना होगा, तुम लोग इस बच्ची को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद लूली उस छोटी लड़की को अपने गले से लगा लेता है। वो लड़की समझ जाती है कि उसके डैड वापस नहीं आए, इसका मतलब उसके डैड मर चुके हैं। वो उसे कहती है ब्रदर मैं तुम्हारे पर इस बात का ब्लेम नहीं डाल सकती, डैड वापस नहीं आए बल्कि तुम अकेले वापस आए हो। इस बात से खुश हो कि तुम अकेले वापस आ गए। जानमिंग ने वहाँ पर एक बड़े से मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे उठाया होता है और वो उनसे कहती है लूली आज की खाने का तो बंदोबस्त हो गया, आज रात हम इसी को फ्राई करके खाएंगे, हम इसके मीट को भून कर खाने वाले हैं। कि हमारा लूली उसे कहता है चुप करो, तुम इस छोटी बच्ची को डरा रही हो। वो उसे कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। लूली उस लड़की से कहता है लिटिल क्वीन अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने एक जगह ढूंढ ली है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं वहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ। वहाँ पर खाने की कोई भी कमी नहीं है और ना ही तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है, वो तुम्हें सेफ रखेंगे। मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हारा इलाज भी कर पाएंगे, उनके पास काफी सारे डॉक्टर्स भी हैं। कोई उसे कहती है क्या वाकई में, तो क्या हम लोग मदर को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, मैं अपनी मॉम को भी वहाँ पर लेकर जाऊंगी। लूली उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग तुम्हारी मदर को भी लेकर जाएंगे, चलो उनके पीछे चलते हैं। वो लोग सामने की तरफ जा रही होती है। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो उनकी गाड़ी काफी दूर तक निकल जाती है। उसी वक्त उनके ऊपर पर्पल कलर की लाइटनिंग गिरती है और गाड़ी में एक जबरदस्त धमाका होता है और उस गाड़ी में जितने लोग होते हैं वो सभी लोग मर जाते हैं। लूली और लिटिल क्वीन दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लिटिल क्वीन वहीं पर रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसी गाड़ी में तो उसकी मॉम बैठी हुई है। पहले उसके डैड मार गया और अब उसकी
मॉम भी मर चुकी है। तो लूली लिटिल कोई को फिर से अपने गले से लगा लेता है। लूली सोच रहा होता है मुझे पहले से बताया गया था कि आज मेरी किस्मत बुरी होने वाली है, ये लोग मुझे इतनी आसानी से मिल गए, लगा शायद ये मसला हल हो गया, लेकिन असल में मुझे मसला तो अभी शुरू हुआ है। लूली जानमिंग का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, हमें यहाँ से जाना होगा। वो लोग यहाँ से भागकर जा रहे होते हैं, जबकि जानमिंग उसे कहती है इतनी जल्दी क्या है, मैंने तो अभी तक उस बड़े से मीट को रोस्ट भी नहीं किया, रुको मुझे इसके मीट का टुकड़ा तो लेने दो। तो उसी वक्त उन्हें पीछे से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है तुम लोग यहाँ पर अभी अभी तो आए हो, तुम लोग यहाँ से जा कैसे सकते हो, थोड़ी देर रुको तो सही, मुझसे बात तो करो। जहाँ पर गाड़ी में धमाका हुआ था वहीं से एक लाइटनिंग का बना हुआ बॉल इनकी तरफ आगे बढ़ता है। वो बड़ी स्पीड से इनके करीब आता है, इनके पास आकर घूमना शुरू कर देता है और वहीं पर इनके काफी सारी लाइटनिंग चमकती है। और उस लाइटनिंग के चमकने के बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर फायरवर्क्स होते हैं। लाइटनिंग के आपस में टकराने की वजह से काफी सारे फायरवर्क्स क्रिएट होते हैं। ये सभी लोग कहते हैं ये हो क्या रहा है। इस वक्त वो लड़की उनके सामने अपीयर होती है जिसने उस गाड़ी के ऊपर अटैक किया था और जिसके पास लाइटनिंग की एबिलिटी है। वो उनसे कहती है तुम सभी लोग हमारे गेस्ट हो, तो ये फायरवर्क्स तुम्हारे वेलकम पार्टी के तौर पर हैं। वो लड़की उनसे कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों अवेकनर्स हो, तुम्हारे पास पावर्स हैं। वो लड़की उनसे कहती है 2 अवेकनर्स का एक साथ हमारे इलाके में आना है, ये तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। तो इस वक्त मेरे इलाके में खड़े हो, ये हमारा इलाका है, तो ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। पुलिस उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग बैरन सेक्टर के लोग हो। वो लड़की उसे कहती है हाँ ये बात वाकई में सच है, बहुत सारे लोग हमें बैरन सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हमारा असली नाम ओरिजिन सेक्टर है। हम लोग अपने आप को ओरिजिन सेक्टर कहना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे सेक्टर का रूल है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को छोड़ चुके हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी को छोड़कर अपनी आम इंसान की लाइफ को जी रहे हैं। ओरिजिन का मतलब यह है कि हम लोग अपने ओरिजिन में चले गए हैं, जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। इंसान खेती बाड़ी किया करते थे, अपनी मेहनत के साथ हर दिन वो मेहनत करते थे और टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया करते थे। इन दोनों से कहती है अब जबकि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो तो फिर मैं तुम्हें अपने सेक्टर के रूल्स के बारे में बताती हूँ कि हम लोग अपने ओरिजिन सेक्टर में किस तरह की टीचिंग्स देते हैं, हमारा ओरिजिन सेक्टर क्या है। एक बार सुनने के बाद तुम लोग फैसला करना कि तुम लोग हमारे ओरिजिन सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लूली और जानमिंग का सामना ओरिजिन सेक्टर की एक लड़की के साथ होता है। एक लड़की वहाँ पर आती है जिसके पास लाइटनिंग को कंट्रोल करने की पावर है। वो वहाँ पर आने के बाद उनसे कहती है तुम लोगों को यहाँ से जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मैं तुम्हें यहाँ पर अपने ओरिजिन सेक्टर की टीचिंग्स के बारे में बताती हूँ, उसके बाद तुम दोनों फैसला करना है कि क्या तुम्हें हमारे ओरिजिन सेक्टर को ज्वाइन करना है या नहीं। उसके बाद देखेंगे कि तुम लोगों के साथ क्या करना है। लूली उसे कहता है तो क्या हम लोग तुम्हारी इस बात से मना कर सकते हैं कि हमें तुम्हारी टीचिंग्स के बारे में नहीं जानना। वो लड़की उसे कहती है नहीं, तुम यहाँ पर ये बात नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जा नहीं सकते जब तक मैं तुम्हें सब कुछ बताना दूं कि इस वक्त तुम हमारे ओरिजिन सेक्टर की टेरिटरी में खड़े हो, इसी वजह से तुम्हें हमारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहीं पर वो लड़की अपनी स्पीच स्टार्ट करती है। वो उनसे कहती है क्या तुम में से कोई भी इस बारे में जानना नहीं चाहता कि आखिर ये एपोकलिप्स हुआ क्यों, यहाँ पर इंसानों की तबाही क्यों हुई, दुनिया कैसे तबाह हो गई, भी इंसान क्यों मारे गए, यहाँ पर हमें सजा क्यों मिली। उसे कहता है अच्छा ठीक है बताओ कि ये सब कुछ क्यों हुआ। वो लड़की उसे कहती है क्योंकि हम इंसानों ने यहाँ पर इस माहौल को बहुत ज्यादा गंदा कर दिया था, हमने इस नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसकी वजह से नेचर ने हमसे बदला लिया है। लूली और जानमिंग दोनों उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होते हैं। तो यहीं पर वो लड़की अपनी प्रीचिंग को स्टार्ट करती है। वो उसे कहती है पास्ट लाइफ में जब इंसान जहाँ पर इस दुनिया के ऊपर राज करते थे, तबाही से पहले इंसानों ने जहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए नेचर को तबाह कर दिया, दरख्तों को काट दिया, पानी के रिसोर्सेज को खराब कर दिया, पानी के अंदर केमिकल्स मिला दिए, फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से हवा खराब हो गई, माइनिंग की वजह से जमीन अंदर से खोखली हो गई, दुनिया के नेचुरल हैबिटेट और इकोसिस्टम को इन लोगों ने खराब कर दिया। इसी वजह दुनिया तबाह हुई है। ये दुनिया हमसे बदला ले रही है क्योंकि हमने इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। नेचर ने ये तबाही इसीलिए लाई है ताकि हम इंसानों को इसकी सजा मिल सके और हम लोग दोबारा से इसकी शुरुआत कर सके, दोबारा से हम लोग ये वाली गलती ना दोहराएं जो हमने पहले की थी। जानमिंग कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपना लिया, फ्यूचर लाइफ की वजह से ये सब कुछ हुआ है, हमारी वजह से नेचर बर्बाद हुई जिसकी वजह से दुनिया तबाह हो गई और तुम चाहती हो कि हम लोग अपने ओरिजिन की तरफ वापस आ जाएं, हम लोग दोबारा से खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दें और एक आम इंसान की जिंदगी गुजारे जिस तरह पुराने वक्तों में एक आम इंसान हुआ करता था, जिस तरह केवमैन रहा करते थे। लड़की उसे कहती है हाँ तुम्हें आप बिल्कुल ठीक समझ आ रही है, यही तो हमारे ओरिजिन सेक्टर बनाने का मकसद है, हमारा ओरिजिन सेक्टर यही तालीम देता है। पुलिस से कहता है तुमने उन सभी लोगों की जान क्यों ली जो कि वहाँ पर तुम्हारी टेरिटरी के अंदर आ गए थे। वो लड़की उनसे कहती है क्या तुमने देखा नहीं कि वो हमारे इलाके में आने के बाद भी अपने ट्रक में बैठे हुए थे, ट्रक के अंदर से बहुत सारी गैस निकलती है जो कि हवा को पोल्यूट करती है, ऊपर से ट्रक भी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, यहाँ पर इन्हें पैदल चलना चाहिए बल्कि ये ट्रक को इस्तेमाल कर रहे थे। हिम्मत कैसे भी हमारे एरिया में आकर ट्रक्स को यूज कर
करने की। इसी वजह से मैंने इनके ऊपर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इनकी वजह से ये तबाही हुई थी। तो भी हमारी हवा को या फिर हमारी नेचर को गंदा करने की कोशिश करेगा। सभी लोगों को मरना चाहिए, ये डिजर्व करते थे। लूली उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। लूली चिल्लाकर उसे कहता है, हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोग हैं। सभी लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करोगी? क्या तुम सभी लोगों को मार डालोगी? क्या कि वो लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने आप को सर्वाइव रखने की कोशिश कर रहे हैं? लड़की उसे कहती है, हाँ शायद उन सभी लोगों को भी मार दिया जाएगा। असल में वो लोग हमारी टेरिटरी में नहीं है। तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितने सारे लोगों को मार चुकी हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे। कोई भी हमारे ओरिजिन सेक्टर की टीचिंग्स के खिलाफ जाएगा, जो कि हमारे रूल्स को तोड़ेगा, उसे मरना होगा। साथ ही वो लड़की उनसे कहती है, हमारे सेक्टर में 3 कानून है और वो बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहला ये है कि जो भी दरख्तों को काटेगा उसे मारा जाएगा। ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट करेगा वो भी मारा जाएगा। तीसरा रूल ये है कि अगर आप यहाँ पर दोबारा से जंगल लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि पेड़ पौधों को दोबारा उगाने की कोशिश करेंगे, तब भी आप मारे जाएंगे। अनमिंग हैरान होकर उसे कहती है, सर रुको, मुझे तुम्हारे पहले तो रूल्स की समझ तो आती है कि हम लोग यहाँ पर जंगल को नहीं काट सकते क्योंकि इससे नेचर खराब होती है, लेकिन तुमने कहा कि जंगल को दोबारा लगाने वाले को भी मार दिया जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? जंगल को दोबारा लगाने से तो पोल्यूशन कम होगी। तुम लोगों ने इस बारे में नहीं सुना हुआ कि जितना ज्यादा जंगल बढ़ेंगे उतनी ज्यादा पोल्यूशन कम होती जाएगी और हवा साफ होगी। लड़की उसे कहती है, हमारा रूल यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं है। जंगल और पौधे, पेड़ पौधे जहाँ पर भी उगते हैं वो अपनी मर्जी से उगते हैं। फैसला हम नहीं कर सकते कि हम लोग उनको कहाँ पर उगाएंगे। इसी वजह से ये फैसला भी नेचर का अपना होना चाहिए। जो भी इन पौधों को अपनी मर्जी से किसी जगह के ऊपर उगाने की कोशिश करेगा उसे भी मार दिया जाएगा, क्योंकि ये भी नेचर के खिलाफ अमल है। सारा कुछ हमारे ओरिजिन सेक्टर के रूल्स के खिलाफ है, जहाँ तक कि ग्रीन हाउस को बनाना ताकि पौधों को बचाया जा सके। इसके अलावा जेनेटिक मॉडिफिकेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, पौधों की नई नस्लें तैयार करना, ये सब कुछ हमारी नेचर के खिलाफ है। सबको माफ नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जो भी ये काम करने की कोशिश करेगा उसे भी मार दिया जाएगा। लूली उसे कहता है, तुम लोग यहाँ पर अपने ओरिजिन सेक्टर की टीचिंग्स को प्रीच कर रहे हो, तुम यहाँ पर हमारे सामने ये सारी बातें बता रहे हो। मुझे ये बताओ, तुम लोग नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया? तुम भी तो यहाँ पर हमारे सामने इस बात को प्रमोट कर रही हो। तुम हमें इस बात को बताओगी तभी तो हम लोग जाकर साथ देंगे या फिर नेचर को बचाने की कोशिश करेंगे। लड़की उसे कहती है, नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही। हम तो बस यहाँ पर अपने स्लोगन्स को शाउट आउट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बस अपनी लीडर की बातों को यहाँ पर सभी लोगों के सामने रख रहे हैं, ताकि हम सभी इंसान अपनी गलती को समझे कि हमने नेचर को पहले बर्बाद किया, जिसकी वजह से तबाही मची थी, और अब दोबारा जहाँ पर तबाही मच सकती है। इसी वजह से रूल्स को फॉलो करना होगा। लूली कहता है, शुरुआत में मुझे लगा था कि ये लोग कुछ थोड़े बहुत सनकी हैं, कि यहाँ पर नेचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ये लोग तो इनका दिमाग ही खराब हो चुका है। लीडर ने इनके दिमाग इस हद तक खराब कर दिए हुए हैं कि ये नेचर को बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। वो लड़की भी गुस्से के साथ लूली से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह घूर कर देखने की? क्या तुम मरना चाहते हो? साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए हमारे लूली के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बोल्ट गिराती है। मिंग चिल्लाकर उसे कहती है, लूली ध्यान रखना, जो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाली है। वो लूली के ऊपर अटैक करती है तो उसका थंडरबोल्ट उसके बैग के ऊपर गिरता है, उसका बैग खुल जाता है, जिससे उसके बैग के अंदर से काफी सारी चीजें निकलती हैं। इसके अंदर एक थर्मो फ्लास्क होता है और उसके साथ साथ एक रेडियो भी होता है। ये दोनों ही टेक्नोलॉजी की चीजें हैं। वो कहती है, ये तो एक रेडियो और बैटरीज है, तुम भी अपने साथ टेक्नोलॉजी की चीजों को अपने बैग में लेकर घूम रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग मौत को डिजर्व करते हो, तुम सभी को मरना होगा। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स को यूज करते हुए कहती है, अब तुम सभी को मरना होगा, मैं तुम तीनों को मार डालूंगी। तो लूली जानविंग से कहता है, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लड़की से फायर करके इस फाइट को जीत पाओगी? जानविंग उसे कहती है, हाँ मुझे लगता है कि मैं इससे फाइट करके जीत सकती हूँ। और वो जल्दी से आगे बढ़ती है और कहती है, ठीक है मैं इससे फाइट करने वाली हूँ। और वो जैसी आगे बढ़ती है उसी वक्त उसके ऊपर एक बड़ा सा थंडरबोल्ट गिरता है और वो जोरदार चीख मारती है और वहीं पर नीचे गिर जाती है। और लूली से कहती है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको जरूर हरा दूंगी। ये तो बस एक छोटा सा बिजली का झटका था। लड़की फिर से अपनी हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करती है और लूली से कहती है, तुम तो एक औरत के पीछे छुप रहे हो, तुम तो वाकई में मर्द होने के नाम पर भी एक डब्बा हो। हमारी जानविंग उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे लूली को कुछ भी नहीं कह सकती, तुम इसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर जोर के साथ अपना पाँव मारती है तो नीचे का ग्राउंड टूटता है, जिससे वहाँ पर प्रेशर बनता है और वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप कर जाती है। भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, इसकी स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ज्यादा है, इसके पास जो स्पेशल एबिलिटी है शायद वो स्ट्रेंथ की है। जानविंग नीचे से जंप करने के बाद उसके ऊपर पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचती है, तो उसी वक्त वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए अपने सामने एक बैरियर बनाती है। जानविंग का पंच उसके बैरियर के साथ टकराता है, लेकिन वो उसके बैरियर को नहीं तोड़ पाता। तो वो लड़की उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है कि इंसान की फिजिकल बॉडी किस तरह बनी होती है? इंसान की फिजिकल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि उसके मसल्स को कंट्रोल करता है। जबकि मेरी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी बॉडी के साथ टकरा रही है तो ये तुम्हारी बॉडी के मसल्स को डिस्टॉर्ट कर देगी, जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पावर है वो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज के साथ बिल्कुल कंपैटिबल है, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के बेहतर अपोनेंट हैं। जानविंग चिल्लाकर उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर साइंस और
टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी सारी बकवास कर रही थी, लेकिन तुम्हें साइंस के बारे में इतना कुछ पहले से पता है। ये भी पता है कि मसल्स को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे कंट्रोल करना है। जानविंग जब उसके बैरियर को नहीं तोड़ पाती तो पीछे की तरफ बढ़ जाती है, जबकि वो लड़की हंसते हुए उससे कहती है मेरे पास जो बॉडी स्ट्रेंथ वाली एबिलिटी है ये वाकई में बहुत ज्यादा बेकार एबिलिटी है, लेकिन तुमने अपनी एबिलिटी को इस हद तक ट्रेन किया हुआ है। तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम पंच के साथ ग्राउंड को भी तोड़ सकती हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी एबिलिटी बिल्कुल बेकार है क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिक पावर यूजर हूँ। तुम्हारी जानविंग उसे कहती है तुम कब से यहाँ पर बकवास किए जा रही हो, हमारी वजह से मुझे अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम वाकई में इतनी ज्यादा अच्छी हो तो फिर मुझे मार क्यों नहीं देती? चलो देखते हैं कि तुम मुझे कैसे मार पाती हो। और साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारती है जिससे काफी सारे पत्थर उड़ते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। लड़की भी काफी हैरान होती है और कहती है ये तो काफी तेजी के साथ सीख रही है, ये डायरेक्टली मुझे पंच तो नहीं मार सकती, लेकिन ये दूर से पत्थरों को मेरे ऊपर फेंक कर अटैक कर सकती है। लेकिन वो लड़की भी अपनी इलेक्ट्रिक अटैक को यूज करते हुए उसके सारे पत्थरों को वहीं पर डिफ्लेक्ट कर देती है और उसे कहती है ये भी बेकार है, तुम इस तरह भी मुझे हरा नहीं पाओगी। जैसे वहाँ पर उसके पत्थरों को वो डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, उसी वक्त जानविंग उसके करीब पहुंच जाती है और उसे कहती है ये लो अब मेरा पंच खाओ, और वो पंच लेकर उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। सामने से वो लड़की फिर से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मुझे पंच मार सकती हो? पहले मेरे पर पत्थर फेंके ताकि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सको, उसके बाद तुम मेरे करीब पहुंच आई ताकि तुम मेरे पर फिजिकल पंच मार सको। इतना काफी नहीं है। वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर बैठ जाती है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करती है। जैसे वो इलेक्ट्रिक अटैक को रिलीज करती है, जानविंग को झटका लगता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। इस बार वो झटका लगने की वजह से काफी ज्यादा जख्मी भी होती है। हमारा लूली दूर से चिल्लाकर उसे कहता है जानविंग क्या तुम ठीक हो? हमारी जानविंग जख्मी होने के बाद जब नीचे गिर जाती है, उसी लड़की कहती है तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे लिए फाइट करने के लिए सूटेबल नहीं हो। हमारा लूली सोच रहा होता है मैं तो जानविंग को इतने करीब से जानता भी नहीं हूँ, हम दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, फिर भी ये मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, ये मेरे लिए अपनी जान को दांव पर लगाने को तैयार है। लूली लिटिल कोई से कहता है लिटिल कोई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं पर उसकी नजर रेडियो के ऊपर पड़ती है। रेडियो के ऊपर जो कि उसका एंटीना लगा होता है वो इलेक्ट्रिक बैरियर के तौर पर काम करता है। उसको देखने के बाद से यहाँ पर आइडिया आता है कि वो एक इलेक्ट्रिक रोप बना सकता है। जानविंग भी फिर से उठने की कोशिश कर रही होती है तो वो सामने वाली लड़की उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस तरह मुझसे फाइट कर पाओगी? साथ ये बोझ उठाकर फिर रही हो इन दोनों का, ये दोनों डेड वेट्स है, इन दोनों की रक्षा तुम्हें करनी पड़ रही है। तुम तो बहुत ही बेकार हो सिस्टर, तुम्हें हमारे साथ मिल जाना चाहिए, तुम मुझसे हाथ मिला लो, हमारे ओरिजिन सेक्टर को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर किसी भी मर्द के लिए मरने की जरूरत नहीं है। जानविंग भी फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मुझसे फाइट करो। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये दोनों कैसे मिलकर इसको हराएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? गॉड स्लेयर की एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ओरिजिन सेक्टर की लड़की जो कि इलेक्ट्रिक पावर को यूज कर सकती है जानविंग के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से जानविंग जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। वो उसे कहती है क्योंकि तुम हम लड़कियों की तरह एक लड़की हो, पर तुम एक कल्टीवेटर हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे पर तरस खाती हूँ और तुम्हें छोड़ देती हूँ कि तुम्हें हमें ज्वाइन करना होगा। अगर एक बार तुमने हमें ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद तुम अपने लिए जितने चाहे उतने मेल डिसाइपल्स को रख सकती हो, उन सभी को अपना गुलाम बनाकर रख सकती हो। यहाँ पर वाकई में तुम्हारे जैसी एक पावरफुल लड़की को नहीं मारना चाहती। जानविंग फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस लड़के के ऊपर भरोसा करती हूँ और किसी के ऊपर भी नहीं, इसी वजह से तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगी। वो लड़की भी आगे हंसना शुरू कर देती है और कहती है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना, अब तुम मरना चाहती हो। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर्स को गैदर करती है अपने हाथ में। इसके साथ ही वो जानविंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल थंडरबोल्ट गिराती है, जिससे उसे एक बिजली का बहुत ही पावरफुल झटका लगता है। वो ऊपर की तरफ देखती है और कहती है अब क्या मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी की सील को अनसील करना होगा? अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को अनसील करूंगी इसको आसानी से तो हरा सकती हूँ, लेकिन लूली को इस बारे में पता चल जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। उसी वक्त तुम्हारा लूली भी भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे कहता है ये तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, अभी तुम्हें गिव अप करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं यहाँ पर हूँ। भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है शुक्र है कि तुम भी यहीं पर हो। लूली ने अपनी जैकेट को उतार कर अपने हाथों के ऊपर लपेट लिया होता है। उसने एक मैन मेड लाइटनिंग रॉड बनाई होती है। जब वो थंडर बोल्ट उसके ऊपर गिरता है तो वो अपने हाथ में रखी हुई रॉड के साथ उस लाइटनिंग बोल्ट को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके साथ उसको वो डिफ्लेक्ट कर सकता है क्योंकि ये लाइटनिंग रॉड लाइटनिंग को डिफ्लेक्ट कर सकती है। ये देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान होती है। लूली उस लाइटनिंग रॉड की मदद से लाइटनिंग को अपने हाथ के जरिए से ग्राउंड के अंदर ट्रांसमिट कर रहा था ताकि वो लाइटनिंग बोल्ट उसके ऊपर ना गिरे। जानविंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा आसान था, हमने तो इसकी लाइटनिंग का तोड़ निकाल लिया। वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम लोगों ने ऐसा कैसे किया? जानविंग से कहता है चलो हम दोनों मिलकर अटैक करते हैं। जानविंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो मिलकर अटैक करते हैं। वो दोनों ही उसके सामने
साइड पर हो जाते हैं। दोनों एक एक साइड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तरफ से हमारी जानमिंग आगे बढ़ती है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त किक मारती है, जिससे वो हवा में ऊपर की तरफ जंप करती है और फिर साथ ही वो उसे किक मारने के लिए रेडी होती है। लेकिन जैसे वो उसे वहाँ पर किक मार रही होती है, उसी वक्त वो लड़की अपने सामने इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ एक केज बनाती है, जिसे वो थंडर नेट का नाम लेती है। जानमिंग की किक उसके थंडर नेट के साथ टकराती है, लेकिन जानमिंग उसके थंडर नेट को तोड़ नहीं पाती। सेम उसी वक्त हमारा लूली पीछे वाली साइड से करीब पहुंच जाता है। हमारा लूली अपनी ब्लड की पावर को यूज करते हुए अपने हाथ को तलवार की तरह बना लेता है और उस लड़की का एक बाजू ही काट देता है, जिससे वो लड़की वहीं पर खड़ी खड़ी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है और अपने कटे हुए बाजू को हाथ रख के खड़ी होती है। उसी वक्त जानमिंग दूसरी साइड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। उसे लगता है कि अब इसे अपनी शील्ड को यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाएगी, उसे मारना काफी ज्यादा आसान होगा। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचती है, वो लड़की कहती है तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो, ये सब कुछ जानबूझकर किया, मैंने अपने बाजू को सेक्रीफाइस इसलिए किया ताकि तुम मेरे करीब आ सको और मैं तुम्हें मार सकूं। ऐसी हमारी जानमिंग उसकी बॉडी के करीब पहुंचती है। वो अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी को उसकी बॉडी के आर पार कर देती है और उसकी बॉडी में एक सुराख हो जाता है। इससे जानमिंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जानमिंग कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ, मैं इस लड़की के हाथों से मरने वाली हूँ। वहीं पर नीचे गिर जाती है, जबकि दूसरी लड़की वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो जोर जोर से हंस रही होती है कि उसने यहाँ पर एक को मार दिया है। फिर साथ ही वो अपने बाजू कटे हुए बाजू को लेकर वहीं पर बैठ जाती है। उसका बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है। वो जोर जोर चिल्ला रही होती है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। साथ ही वो कहती है सेंट प्लीज सेंट जल्दी से यहाँ पर आओ और मुझे हील करो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। साउथी जल्दी से भागता हुआ जानमिंग की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि उसी वक्त वो लड़की अपने इलेक्ट्रिक अटैक के साथ उसके ऊपर भी अटैक करती है। भागते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन अवॉइड करने के चक्कर में वो भी पीछे की तरफ गिर जाता है। वो लड़की और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है देखा तुमने, मैंने तुम दोनों को किस तरह आसानी के साथ हरा दिया। एक टीम मेंबर तो पहले से मर चुकी है, अब तुम यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो? तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते। लिटिल क्वी भी वहीं पर बैठी बैठी रोना शुरू कर देती है और चिल्लाकर उसे कहती है ब्रदर लूली क्या तुम ठीक हो? वो वहाँ पर चिल्लाकर अपने ब्रदर लूली का नाम पुकारती है। दूसरी लड़की कहती है तुम यहाँ पर शोर क्यों मचा रही हो? और वो उसकी तरफ देखने के बाद अपने थंडरबोल्ट को उसकी तरफ भी फेंकती है ताकि वो उस लड़की को भी मार सके। उसका थंडरबोल्ट जाकर लिटिल क्वी के साथ टकराता है तो लिटिल क्वी बैग के पीछे से उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाती है। लूली बेचारा क्योंकि जख्मी होने के बाद नीचे गिरा होता है, इसी वजह से वो आगे बढ़कर लिटिल क्वी को भी नहीं बचा सकता। तो वो लड़की उठती है और आकर अपने पाँव को लूली के सर के ऊपर रख लेती है और उसके मुंह को नीचे की तरफ दबाते हुए कहती है तुम अभी भी मेरे सामने रेजिस्ट करना चाहते हो, अब बस भी करो, तुम और ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते। तुम्हारी विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम है। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए तुम्हें नहीं मारना चाहती क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो, तुम्हारी जिंदा रहने की इच्छा बहुत ज्यादा पावरफुल है और दूसरों को बचाने की भी। ऊपर से तुम काफी ज्यादा हैंडसम भी हो, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तो नहीं मार सकती। ऐसा रहेगा अगर तुम मेरे पालतू कुत्ते बन जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो। साथ ही वो अपने पाँव को नीचे की तरफ दबाती है और लूली के सर को ग्राउंड के अंदर गड़ा देती है। वो उसे कहती है मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम मेरे कुत्ते बनोगे या नहीं? तो लूली के पास सिस्टम ओपन होता है और उसे कहा जाता है पता चला है कि हमारा होस्ट बहुत बड़े खतरे में है, इसी वजह से क्या तुम अपने गिफ्ट पैक को ओपन करना चाहोगे? लेकिन सामने उसकी विंडो होती है जिसमें उसे गिफ्ट पैक को ओपन करने के बारे में कहा जा रहा होता है। कहीं से हमारे लूली को एक बैकग्राउंड सीन याद आता है जहाँ पर वो अंकल ली के साथ होता है। वो अंकल ली के साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स के साथ गिरा होता है। वो दोनों एक दूसरे की पीठ के साथ पीठ जोड़कर बैठे होते हैं। लूली कहता है मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता हूँ? अंकल ली से कहता है अंकल ली मैं यहाँ पर किसी को बचाना चाहता हूँ लेकिन मैं किसी को भी बचा नहीं पा रहा, तो इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि इन मॉन्स्टर के सामने मैं अपने आप को भी बचा नहीं सकता। तो अंकल ली उसे कहते हैं तुम्हें जिंदा रहना होगा और आगे बढ़ना होगा, और उसी के साथ उसे अंकल ली का कटा हुआ सर भी दिखाई देता है। लूली कहता है मुझे कमजोर नहीं रहना बल्कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है ठीक है मेरे गिफ्ट पैक को ओपन करो। जैसे वो गिफ्ट पैक को ओपन करने का कहता है उसी वक्त वो अल्टरनेट डायमेंशन में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से हील्ड होती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा रूम होता है जहाँ पर बादल भी होते हैं और उसके सामने एक बड़ा सा स्नेक पर्सन आता है जिसकी नीचे वाली सारी बॉडी स्नेक की होती है जबकि ऊपर वाली बॉडी ह्यूमन की होती है। ये एक गॉड होता है जो कि इसे यहाँ पर इसकी पावर्स देने के लिए आया है। साउची उसकी तरफ देखता है और कहता है कौन हो तुम? स्नेक मैन उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें क्या देने के लिए आया हूँ? मैं तुम्हें यहाँ पर एक गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। ये गिफ्ट इसको 8 ट्रायग्राम कहा जाता है। ये एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है जो कि गॉड्स की तरफ से है। इसके 8 स्टेप्स होंगे, इसके एक एक स्टेप को तुम्हें अनलॉक करना होगा। जैसे जैसे ही तुम इसके स्टेप्स को अनलॉक करते जाओगे तुम्हारी पावर बढ़ती जाएगी और जब तुम 8 स्टेप्स को अनलॉक कर लोगे तो तुम्हारे पास डेमी गॉड की पावर आ जाएंगी। तो वो अपने पास से 8 ट्रायग्राम की पावर हमारे लूली को दे देता है। लूली कहता है ये यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है? ये एंशिएंट गॉड्स और एंशिएंट लेजेंड स्टोरीज की बात कर रहा है। क्या वाकई में इस तरह की पावर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं? उसे कहता है तो क्या तुमने इस सिस्टम को बनाया है? क्या तुम ही ये सिस्टम हो? मेरे पास जितनी भी पावर्स हैं क्या वो सारी की सारी पावर्स तुमने मुझे दी हैं? वो स्नेक गॉड वहाँ से जाते हुए उसे कहता है मेरी एक बात को याद रखना, मैंने गिफ्ट में जो 8 ट्रायग्राम्स दी है ये अभी तक फुली अवेकन नहीं है। अगर तुम इन्हें फोर्सफुली अवेकन करने की कोशिश करोगे तो इससे तुम्हारी सोल
इमोशनल डैमेज हो सकती है, इसलिए इस बात को याद रखना, इन्हें अपने आप से ओपन होने देना। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर 8 ट्राइग्राम पूरी होगी। लूली को जैसी वो 8 ट्राइग्राम की पावर मिलती है तो इसका पहला लेवल अनलॉक्ड होता है। पहले लेवल के साथ इसके अनलॉक होने के साथ से पावर्स मिलती हैं। लूली जिस फाइटर के साथ फाइट कर रहा होता है 8 ट्राइग्राम को यूज करने की वजह से उसी फाइटर्स की वो एबिलिटीज को कॉपी कर सकता है। उसी वक्त लूली की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी निकलना स्टार्ट होती है। लूली वहाँ पर 8 ट्राइग्राम को एक्टिवेट करता है। जितने भी पावरफुल दूसरे लोग होते हैं उन सभी को इस बारे में पता चल जाता है, उन्हें महसूस हो जाता है। तो इस एरिया के सबसे ज्यादा करीब ओरिजिन सेक्टर की सैंडर्स होती है। सैंडर्स अपने बिस्तर के ऊपर बड़े आराम से लेटी होती है, जबकि बहुत सारे मर्द उसके सामने सर झुकाकर खड़े होते हैं और एक लड़की उसके सामने अंगूर लेकर बैठी होती है। इसको उसी वक्त महसूस होता है जैसे किसी ने पावर्स को अनलॉक किया होता है। वो अपने हाथ में अंगूर लेकर बैठी होती है। उसी वक्त वो अंगूर को पिंच करके तोड़ देती है और जल्दी से उठकर नीचे उतरती है और बाहर की तरफ जाना स्टार्ट करती है। सभी लोग उसके सामने अपने सर झुका देते हैं जैसे कि वो उसे अपनी गार्ड मान रहे हों। सेंट बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से उड़ जाती है क्योंकि वो जाउची की तरफ जा रही है। उसे महसूस हो गया है कि जाउची के पास 8 ट्राइग्राम की पावर्स हैं। इन पर कुछ और लोगों को भी दिखाते हैं जो कि अगरबत्तियां जलाकर एक बड़ी सी मूर्ति के सामने बैठे होते हैं। उन्हें भी महसूस होता है कि किसी ने 8 ट्राइग्राम की पावर्स को एक्टिवेट किया है। वो अपने लोगों से कहती हैं हमें साइंस मिल रहे हैं कि भविष्यवाणी सच होने वाली है। 8 ट्राइग्राम की पावर्स अनलॉक हो चुकी है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर उस पावर्स को ले लेते हैं। उसे ढूंढना होगा जिसके पास भी ये पावर्स हैं। हाई गार्ड यानी कि लॉर्ड वूजी साई का सीन भी दिखाते हैं। वो भी अपनी चेयर के ऊपर बड़ी आराम से बैठा होता है। वो कहता है तो उस बुढ़े आदमी ने वाकई में अपनी पावर्स को एक छोटे लड़के को दे दिया है। वूजी साई कहता है काश ये 8 ट्राइग्राम की पावर्स मेरे पास होती, मैं इनको सही तरह से यूज कर सकता था। सर्वाइवर आर्मी के लीडर को भी दिखाते हैं जो कि इकलौता एस रैंक का हीरो है इस पूरे के पूरे एरिया में। तभी ये बात महसूस होती है। वो भी कहता है लगता है कि कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। इस फीलिंग से तो मुझे भी डर महसूस हो रहा है। नेक्स्ट सीन में फिर से फाइटिंग एरिया का दिखाया जाता है। लूली जब 8 ट्राइग्राम की पावर्स को एक्टिवेट करता है तो उसकी बॉडी से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलना स्टार्ट होती है। लड़की भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ फट जाती है और उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो हमारा साउची उसके पाँव से नीचे से निकलकर ऊपर हवा में उड़ना स्टार्ट करता है और साथ ही वो इलेक्ट्रिक थंडर को क्रिएट करता है और वो बहुत सारे थंडर बॉल्स क्रिएट कर लेता है। अब उसकी आंखें बहुत ज्यादा चमक रही होती हैं। अब तो ये यहाँ पर पूरी तरह से थोर बन चुका है। वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मेरी तरह की सेम पावर्स को कंट्रोल कर रहे हो। मेरे पास भी पर्पल लाइटनिंग की पावर है जबकि तुम्हारे पास भी लाइटनिंग की पावर है। अपनी थंडर लाइटनिंग के साथ ही हमारे लूली के ऊपर अटैक करती है, जबकि हमारा लूली भी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करता है और उसकी पर्पल लाइटनिंग को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ से वो लड़की और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि पावर्स तो मुझसे भी बहुत ज्यादा है और इसकी पावर्स का प्रेशर मुझे यहाँ पर सुप्रेस कर रहा है। लूली बड़ी स्पीड के साथ थंडर की स्पीड के साथ उसके पीछे वाली साइड पर आ जाता है और उसे कहता है अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। वो उसकी पीठ में एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे ही वो उसे पंच मारता है उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इसी इलेक्ट्रिसिटी के उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। तो हमारा लूली वहीं पर उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है जिसकी वजह से वो लड़की जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और दोबारा उठ नहीं पाती। तो हमारा लूली कहता है मैंने यहाँ पर 8 ट्राइग्राम की पावर को सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए यूज किया और मैं पहले से अपनी पावर्स को एग्जॉस्ट कर चुका हूँ। अब मैं और ज्यादा अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। गार्ड स्लेयर के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लूली अपनी 8 हेक्साग्राम की पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर उस इलेक्ट्रिसिटी वाली लड़की को हरा देता है। उसको हराने के बाद उसे महसूस होता है बहुत ही पावरफुल अवेकनर उसी तरफ आ रहा है। लूली कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई हमारा सर्वाइवर आर्मी का कोई साथी है जो कि मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ रहा है, ये भी कोई दुश्मन लगता है। जल्दी से भागता हुआ लिटिल कुई के पास जाता है और उसे कहता है लिटिल कुई क्या तुम ठीक हो, चलो जल्दी करो हमें यहाँ से निकलना होगा। साथ ही वो जानविंग की तरफ देखता है और कहता है जानविंग चलो जल्दी करो, टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का, अपनी नौटंकी बंद करो और उठकर यहाँ पर आ जाओ। जानविंग जो कि पिछली एपिसोड में बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। लूली लिटिल कुई को अपने साथ उठाकर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है जबकि जानविंग उसके पीछे भागती हुई आती है और उसे कहती है मुझे ये बताओ ना कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ जबकि तुम्हारे सामने उसने मेरी बॉडी के अंदर अपनी इलेक्ट्रिसिटी के साथ सुराख कर दिया था। लूली उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर जो चार्ट है वो अभी भी मुझे बता रहा है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, ज्यादा लकी इंसान इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। लूली उन दोनों के साथ वहाँ से निकल जाता है। इन सभी के वहाँ चले जाने के बाद सेंडस वहाँ पर आती है और आकर उस लड़की की तरफ देखती है जो कि जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ी होती है। वो वहाँ पर आने के बाद अपनी हीलिंग की एबिलिटी को यूज करती है। हीलिंग की एबिलिटी को यूज करते हुए उसकी बॉडी को हील करना स्टार्ट करती है। क्योंकि सेंडस के पास जो स्पेशल एबिलिटी है वो ग्रोथ की है, यानी कि वो किसी भी चीज को ग्रो करवा सकती है या फिर जख्मों को हील कर सकती है। उसकी बॉडी को हील करती है, वो काफी हद तक उसकी बॉडी को हील कर देती है, लेकिन उसके कटे हुए बाजू को उसने अभी तक नहीं जोड़ा। इस गुस्से के साथ उसे कहती है क्या तुमने यहाँ पर फिर से किसी की
की जान ली है। वो उसे कहती है सेंटस मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी टीचिंग्स दे रही थी, लेकिन वो लोग यहाँ पर गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो सेंटस गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। उसे कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें मारने के अलावा कुछ भी नहीं आता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी टीचिंग्स लोगों तक पहुँचानी है ताकि वो हमें ज्वाइन करें। उन सभी को हमें ज्वाइन करवाने की बजाय इन सभी को मारती रहती हो। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी टीचिंग्स को दूसरों तक पहुँचाने का कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम जिसे चाहे उसे मार सकती हो, जिसके ऊपर तुम्हें गुस्सा है तुम उसे मार सकती हो। मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में तुम हमारे सेक्टर के कुछ मेंबर्स को भी मार डालोगी। वो अपनी सेंटेंस को सफाई देते हुए कहती है मैंने जिन लोगों को मारा है वो सभी लोग मरना डिजर्व करते थे, क्योंकि वो लोग यहाँ पर गाड़ी लेकर आए थे। इन लोगों की वजह से हमारा नेचर बर्बाद हो गया, इन्होंने हमारे जंगलों को बर्बाद किया, जिसकी वजह से ये एपोकलिप्स आया है, इसी वजह से मैंने इनको मार दिया। सेंटेंस उसे कहती है तुमने इस गार्डन्स के सारे प्लान्स को बिगाड़ दिया है, पास में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारे कंट्रीब्यूशंस को देखकर लगता है कि तुम्हें इस बार जान से नहीं मारा जाएगा, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देती हूँ। रही बात तुम्हारी बाजू की, तो तुम्हारे बाजू को मैं फिलहाल नहीं जोड़ने वाली, तुम्हें नया मिशन दिया जाएगा, पहले उस मिशन को पूरा करना, उसके बाद मैं सोचूंगी कि तुम्हारे बाजू को उगाना है या नहीं, तुम्हारा बाजू तुम्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए चलो जल्दी से वापस चली जाओ। वापस जाने के बाद दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, जब तक मैं तुम्हें वहाँ से निकलने का ना कहूँ तब तक तुम्हें वहीं पर रहना होगा। वो लड़की सेंटेंस से कहती है ठीक है सेंटेंस मैं ऐसा ही करूंगी। सेंटेंस वहाँ से हमारे लूली का पीछा कर रही होती है, वो वहीं पर हवा में उड़ते हुए उसी तरफ जा रही होती है जिस तरफ लूली गया है। वो वहाँ से अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक पंछी बनाती है और उस पंछी को कहती है जाओ जाकर उसे ढूंढो और उसके बाद मुझे बताना। पंछी उससे पहले उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। हमारा नेक्स्ट सीन लूली का दिखाया जाता है। लूली लिटिल कुई की तरफ देखता है तो उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। लूली कहता है इसका चेहरा तो बहुत ज्यादा लाल हो गया है, लगता है इसे बुखार है। लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसे बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से इसका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। लूली कहता है इसकी हालत तो पहले से बिगड़ती जा रही है, अब हम लोग क्या करें, हमारे पास तो कोई भी मेडिसिन नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है ना ही कोई डॉक्टर है, हम इसको कैसे रिकवर करवा सकते हैं। जानविंग उसे कहती है तो अब तुम्हें आगे क्या करना है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, हम लोग आगे क्या करेंगे, इस लड़की को कैसे बचाएंगे और कहाँ पर जाएंगे। लूली उसे कहता है हमें सर्वाइवर आर्मी वालों को ढूंढना होगा, उनके पास बहुत सारी मेडिसिन है, वो लोग इसका ख्याल रख सकते हैं। एक बार हम लोगों ने सर्वाइवर आर्मी के लोगों को ढूंढ लिया तो वो लोग इसका ख्याल रखेंगे और इसका इलाज भी करेंगे। यहीं पर रात के वक्त वो चट्टानों के दरमियान बैठकर पर आग जला लेते हैं और वहीं पर आग के किनारे बैठे होते हैं। लूली ने लिटिल कुई को अपने साथ ही बिठाया होता है, वो उसके पास ही होती है। लूली उसे कहता है लिटिल कुई तुम यहाँ पर आराम करो, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। लिटिल कुई उसे कहती है ब्रदर मेरी मॉम ने मुझे एक बार बताया था, मेरी मॉम कहती है कि मेरे ब्रेन में एक ट्यूमर है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि अब इस दुनिया में ट्यूमर का कोई भी इलाज नहीं बचा। लूली उसे कहता है तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कल मैं तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से जाऊंगा, कल हम लोग सर्वाइवर आर्मी वालों को ढूंढेंगे, एक बार हमें सर्वाइवर आर्मी के लोग मिल गए के बाद हम तुम्हें बचा सकते हैं, वो लोग तुम्हारा इलाज कर देंगे। लिटिल कुई उसे कहती है ठीक है ब्रदर, फिर साथ ही वो उसे कहती है लेकिन ब्रदर लूली तुम इतनी ज्यादा अच्छे कैसे हो गए, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पहले तो तुम बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान थे। फिर उसे कहता है ये तो बस किस्मत की बात है, अचानक से मैं एक अवेकनर बन गया, ये बिल्कुल एक सपने की तरह लगता है कि मैं एक अवेकनर बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं अंकल ली को नहीं बचा पाया। जैसे वो अंकल ली का नाम लेता है लिटिल कुई और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। वो लिटिल कुई से कहता है ठीक है लिटिल कुई अगर तुम यहाँ पर रोना चाहती हो तो तुम रो सकती हो, मैं भी अपने अंकल ली को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, वो तुम्हारे डैड थे, हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते थे, पर रोने के बाद जब तुम अपना दिल हल्का कर लोगी तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंडियंस का पंछी भी वहीं पर पेड़ के ऊपर आकर बैठा होता है, वो बैठा बैठा सामने उनकी तरफ देख रहा था और उनकी सारी बातों को नोट कर रहा था, वो बड़ी आराम से वहाँ पर पेड़ के ऊपर बैठा होता है। उसी वक्त हमारी जानविंग पीछे से निकलती है और उस पंछी को पकड़ लेती है, वो पंछी भी चलाना शुरू कर देता है, भागती हुई हमारे लूली के पास आती है और उसे कहती है अब तुम्हें और ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, मैं एक पंछी को पकड़ कर लाई हूँ, हम लोग इसको पकाकर खाएंगे और अगर तुम चाहो तो तुम इस पंछी के साथ खेल भी सकती हो। पंछी को उसके सामने लाकर उसको झंझोड़ना शुरू करती है। वो लिटिल कुई से कहती है देखा तुमने इसे पंछी किस तरह चिल्ला रहा है, तुम इसके साथ इस तरह इसे हिला हिला कर खेल सकती हो। लूली उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि दुनिया की तबाही के बाद कोई भी पंछी जिंदा नहीं बचे, ये सारे पंछी मर चुके हैं, तो फिर तुम इस पंछी को कहाँ से उठा लाई हो। जानविंग उसे कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये पंछी अभी तक जिंदा है, मैं इसे उस पेड़ के ऊपर से पकड़ कर लाई हूँ, ये वहाँ पर बड़े आराम से बैठा तुम दोनों की तरफ देख रहा था। लूली उसे कहता है जल्दी से इसको छोड़ दो, हम लगता है कि ये पंछी किसी ने यहाँ पर भेजा है, ये किसी की स्पेशल एबिलिटी हो सकती है। इसी वक्त वो पंछी कहता है तो मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। जानविंग जल्दी से छोड़ देती है, वहाँ पर एक धमाका होता है और वो पंछी वहाँ पर से सेंटस में तब्दील हो जाता है। लूली कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, यहाँ पर कोई हमारे पर नजर रखता था, कोई शुरुआत से हमें ट्रैक कर रहा था, पता नहीं अब ये कौन होगा, ये काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। ये कहता है शुरुआत से ही आज मेरी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी थी, तो मतलब यह है कि अभी तक मेरी किस्मत दोबारा से चेंज नहीं हुई, रात को 12 बजे से पहले तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। सेंटस वहाँ पर उनके सामने अपीयर होने के बाद कहती है मैं इस ओरिजिन सेक्टर की सेंटस हूँ, नाम किंग क्यू है, मेरे पास जो स्पेशल पावर्स है वो हर किस्म की रिकवरी प्रोवाइड कर सकती है, मैं किसी को भी हील कर सकती हूँ, मैं किसी चीज को भी ग्रो कर सकती हूँ। जब वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं। जानविंग जब उसे उसकी पावर्स को यूज करते हुए देखती है वो उसे कहती है ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, उस लड़की ने जो कि तुम्हारे
ओरिजिन सेक्टर की टीचिंग हमें दे रही थी, उसने रूल नंबर 3 में बताया था कि तुम लोग फॉरेस्ट को रीग्रो नहीं करवा सकते। इसका मतलब तो यह है कि इस रूल को फॉलो करते हुए तुम्हें बहुत बार मार देना चाहिए। अब तक तुम्हें मार देना चाहिए था। तुम यहाँ पर हीलिंग की एबिलिटी को यूज करते हुए बहुत सारे पेड़ों को रीग्रो करवा रही हो। सेंडेंस उनसे कहती है मेरे ग्रुप में सभी लोग इस तरह के नहीं है, सिर्फ वही एक लड़की है जो कि कुछ ज्यादा ही बिलीव करती है बात के ऊपर कि नेचर को बचाया जा सकता है टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय करके। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझसे वादा करो कि तुम लोग आज के बाद हमारी नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे और इसको गंदा नहीं करोगे और किसी भी पेड़ को नहीं काटोगे, क्योंकि पेड़ तो यहाँ पर बचा ही नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि तुम हमारे ओरिजिन सेक्टर के दोस्त हो, हम लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके अलावा तुमने पास्ट में जो भी गुनाह किए हैं वो सभी के सभी माफ कर दिए जाएंगे। लूलियो से कहता है तो हम लोग यहाँ पर क्यों ना सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। टेंडस उसे कहती है मुझे तुम्हारे जैसे स्मार्ट लोग बहुत ज्यादा पसंद है जो कि सीधे मुद्दे की बात करते हैं। टेंडस डायरेक्टली उसे कहती है तो मुझे तुम्हारी एबिलिटी चाहिए, तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है जो तुम्हें अभी अभी मिली होगी, 8 ट्राइग्राम की पावर चाहिए, वो मुझे दे दो। लूलियो से कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मेरे पास 8 ट्राइग्राम की पावर है। टेंडस उसे कहती है मुझे एक भविष्यवाणी मिली है, उस भविष्यवाणी के मुताबिक तुम्हारे पास वो 8 ट्राइग्राम की पावर है। ना सिर्फ मुझे बल्कि बहुत सारे दूसरे कल्टीवेटर्स को भी इस बारे में पता चल चुका है कि तुम्हारे पास 8 ट्राइग्राम की पावर्स एक्टिवेट हो चुकी हैं। तुम्हें वाकई में इस दुनिया की तबाही के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एपोकलिप्स क्यों हुआ है। यहाँ पर सेंडर्स उसे कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये तबाही क्यों मची। ये सारी की सारी तबाही हम इंसानों के ऊपर गॉड्स की पनिशमेंट है। गॉड्स ने हम इंसानों को यहाँ पर पनिश किया है। तुम्हारे पास जो स्पेशल आर्टिफैक्ट है 8 ट्राइग्राम, ये एक बहुत ही स्पेशल आर्टिफैक्ट है जो कि गॉड्स की डोमेन से यहाँ पर आया है। इसकी मदद से हम लोग गॉड्स की पावर को अचीव कर सकते हैं और डेमी गॉड स्टेट पर पहुंच सकते हैं। तुम्हें अभी तक इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि जब से तुम्हारे पास ये वेकनर्स की पावर्स आई होंगी तब से तुम हमेशा ही मुश्किल में रहती हो। जिसके पास भी 8 ट्राइग्राम की पावर होगी ये गॉड्स की पावर है, एक आम इंसान तो हमेशा मुश्किल में रहेगा ही। लेकिन अगर ये वाली पावर किसी गार्ड के हाथ में लग जाए या फिर मेरे जैसी एक गार्डिस के हाथ में, तो हम लोग पूरी दुनिया को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो 8 ट्राइग्राम की पावर है यही हमारी चाबी है एक नई दुनिया बनाने के लिए, नई दुनिया को अनलॉक करने के लिए। इसलिए ये पावर मुझे दे दो, हमारा सेक्टर इस पावर को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकता है। यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर है, अगर तुम 8 ट्राइग्राम की पावर्स मेरे हवाले कर देते हो तो तुम्हारे में इस लड़की के ब्रेन में जो ब्रेन ट्यूमर है मैं उसको बिल्कुल हील कर दूंगी। मैं अपनी हीलिंग पावर्स को यूज करते हुए ऐसा कर सकती हूँ, मैं इस लड़की को ठीक कर दूंगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो हमारे लूली से कहती है तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया, मुझे बताओ कि तुमने क्या डिसाइड किया है। तुम एक बहुत ही स्मार्ट लड़की हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही सोच समझकर अपने फैसले को चूज करोगे। यहाँ पर क्या करना चाहिए। लूली यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो लिटिल कुई की तरफ देखता और कहता है मेरे पास जो 8 ट्राइग्राम की पावर्स हैं, इसी ने कहा कि वो गॉड्स की पावर है, इसका मतलब वो बहुत सा मिस्टीरियस और पावरफुल है। लिटिल कुई मेरे अंकल ली की बेटी है, मैं अंकल ली की बेटी को इस तरह मरने भी तो नहीं दे सकता। मुझे यहाँ पर इन दोनों के बीच में से किसी एक को चूज करना होगा। क्या मुझे लिटिल कुई की जान बचानी है या फिर मुझे उस आर्टिफैक्ट को बचा कर रखना है। तानमिंग भी चिल्लाकर लूली से कहती है लूली अपनी 8 ट्राइग्राम की पावर इसको मत देना। लूली से कहता है यामिंग मुझे अच्छी तरह से पता है मैं इसको ये पावर्स नहीं देने वाला। लूली से कहता है हाँ मैंने सोच लिया है। सेंडेस उसे कहती है तो फिर जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या फैसला किया। से कहता है मैंने यहाँ पर ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट करने वाला हूँ, मैं तुम्हें 8 ट्राइग्राम की पावर्स नहीं दूंगा। सेंडेस उसे कहती है तो तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुमने यहाँ पर मुझे मना कर दिया है, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी पावरफुल अवेकनर हूँ, इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं इस बात से तुम्हारे पर गुस्सा नहीं होंगी। लूली से कहती है तुम तो बस एक मासूम से लड़के हो जिसने अभी तक ज्यादा दुनिया को नहीं देखा, तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और अपनी पावर्स भी किसी को नहीं देना चाहते। तुम्हारे पास गॉड्स की तरफ से एक ट्रेजर है, तुम्हारे हाथ लगा है, लेकिन तुम इस ट्रेजर को संभाल कर नहीं रख सकते। इसी वजह से अब बहुत सारे लोग पावरफुल लोग यहाँ पर तुमसे इस ट्रेजर को छीनने के लिए आएंगे। मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर कोई भी अटैक नहीं किया और ना ही तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती की है, लेकिन अब जबकि ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो ये लोग तुम्हारे साथ इतनी आसानी से पेश नहीं आएंगे। यहाँ पर सेंडर्स किंग क्यू के अलावा भी कुछ और अवेकनर्स हैं जो कि लूली से उसकी 8 ट्राइग्राम की पावर्स को छीनने के लिए आए हैं, जिन्हें हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। गॉड स्लेयर के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लूली सेंडर्स की ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें 8 ट्राइग्राम की पावर्स नहीं देने वाला। तो उसे कहती है मैंने तो यहाँ पर तुमसे बहुत ही प्यार से बात की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाले लोग तुम्हारे साथ प्यार से बात करने वाले हैं। यहीं पर ग्रीन फॉरेस्ट से वही बुढ़ा मास्टर वापस आता है। वो यहाँ पर अपीयर होने के बाद अपने टॉर्नेडो की पावर के साथ जाउची के ऊपर अटैक करता है, सो लूली के ऊपर अटैक करता है। चार्मिंग लूली से कहती है लूली ध्यान रखो तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है। जल्दी से खींचते हुए लूली को साइड पर कर लेती है।
है। तो बुड्ढा मास्टर वहाँ पर अपीयर होने के बाद कहता है, सेंडस क्यों किंग, तो तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, फाइनली आज तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया। लूली उस बुड्ढे मास्टर को देखकर चिल्लाकर कहता है, तो तुम हो, तुम फिर से वापस यहाँ पर आ गए। जबकि बुड्ढा मास्टर काफी खुश होता है और कहता है, यंग ब्रदर कैसे हो तुम, तो हम लोग दोबारा यहाँ पर मिल रहे हैं। कि उस बुड्ढे मास्टर के साथ एक और लड़की होती है, वो भी एक अवेकनर होती है। वो लड़की उनसे कहती है, तुम सभी लोग कैसे हो, मेरा नाम आइज ऑफ दी हैप्पीनेस है। उसने अपनी आंखों के ऊपर कपड़ा लगाया होता है, जब वो अपनी आंखों को खोलती है तो वो अपनी स्पेशल पावर को यूज कर सकती है। सेंडस उन लोगों से कहती है, क्या तुम लोग भी यहाँ पर 8 ट्राइग्राम को हासिल करने के लिए आए हो। मास्टर से कहता है, हाँ हम लोग यहाँ पर उसको हासिल करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर आने की वजह सिर्फ और सिर्फ 8 ट्राइग्राम को हासिल करना नहीं है, बल्कि हम लोग यहाँ पर एक और वजह से भी आए हैं। लूली की तरफ देखता है और उसे कहता है, यंग ब्रदर तो मैं यहाँ पर तुमसे सीधी और साफ बात करूंगा, हमारे किंग को तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तुम्हें हाईली प्रेज करते हैं, इसी वजह से अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारे लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तुमसे तुम्हारी 8 ट्राइग्राम की पावर्स को भी नहीं लेंगे, बस हमारे सेक्टर को ज्वाइन करना होगा, हमारे ग्रीन फॉरेस्ट सेक्टर का हिस्सा बन जाओ, हमारे किंग से एक बार मिल लो। यहीं पर सेंडस फिर से आगे बढ़ती है और लूली से कहती है, मैं यहाँ पर अपनी ऑफर को दोबारा से दोहराती हूँ, तुम ग्रीन फॉरेस्ट गैंग के साथ यहाँ से चले जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा रहेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तुम्हें अपनी दोबारा से ऑफर बताती हूँ, मैं तो अगर तुम मुझे अपनी 8 ट्राइग्राम की पावर्स दे देते हो, मैं न सिर्फ इस छोटी लड़की को मुकम्मल तौर पर हील कर दूंगी, बल्कि इन दोनों मास्टर्स को भी मार डालूंगी, ताकि तुम्हें यहाँ से हानि के साथ निकाला जा सके, कोई भी तुम्हारे पर अटैक नहीं कर पाएगा। बुड्ढा मास्टर किंग क्यू की बात सुनने के बाद उसे कहता है, सेंडस मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में इस तरह बात करनी चाहिए, लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारे किंग यहाँ पर आएंगे हमारी मौत का बदला लेने के लिए। सेंडस उसे कहती है, अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग यहाँ पर आपस में अपने मसले को सुलझा लो, तुम में से जिसके पास भी ये वाली पावर आएगी मैं उसके बाद उससे पावर ले लूंगी, लेकिन जो भी तुम में से फाइट को जीतेगा मैं उससे बात करूंगी। और वो जल्दी से उठते हुए वहाँ से साइड पर चली जाती है। बुड्ढा मास्टर कहता है, ये औरत बहुत ज्यादा होशियार है, यहाँ पर हमें लड़वाना चाहती है और उसके बाद जब विनर से फाइट करेगी ताकि उससे 8 ट्राइग्राम की पावर ले सके। बुड्ढा मास्टर लूली से कहता है, जबकि वो यहाँ से चली गई है, हमें यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए और कोई भी नहीं बचा, यहाँ पर तुमसे और भी कोई बात नहीं करूंगा, तुम्हें बस यहाँ पर हमारे सामने सरेंडर करना है और अपनी 8 ट्राइग्राम की पावर्स हमें देनी है और हमारे साथ चलो, हमारे किंग से जाकर मिलो। मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो फिर हमारे साथ चलो हमारे किंग से मिलने के लिए, या फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालता हूँ और तुमसे 8 ट्राइग्राम की पावर्स छीन लेता हूँ। जानमिंग गुस्से के साथ उसे कहती है, लास्ट टाइम तुम मुझसे डर कर भाग रहे थे, पर तुम अपने साथ एक हेल्पर को भी लेकर आए हो, लेकिन ये हेल्पर तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी और तुम्हें तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो बुड्ढा मास्टर बड़ी स्पीड से जाम करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इस बार भी तुम मुझसे जीत पाओगी? पिछली बार भी तुम मुझसे जीती नहीं थी, बल्कि मैं खुद ही वहाँ से चला गया था। जानमिंग भी बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और दोनों यहाँ पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं और दोनों ही जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं। मास्टर के पीछे गिरने के बाद जानमिंग बड़ी स्पीड से जंप करते हुए आगे बढ़ती है और उसके ऊपर पंच मारने लगी है। वो उसे कहती है, बुड्ढे खुसट कहेंगे, तुम कहाँ पर जा रहे हो, अभी देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारती है। जब बुड्ढे मास्टर को एक पंच मारती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जबकि हमारा लूली जल्दी से भागता हुआ दूसरी तरफ जाता है और लिटिल क्वी को एक पत्थर के पीछे छुपा देता है और कहता है, तुम यहीं पर रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बाहर मत निकलना, जब तुम्हें लगे कि हम दोनों सेफ हैं तब तुम बाहर आ सकती हो। लिटिल क्वी उसे कहती है, ब्रदर लूली अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लूली उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं अपना ध्यान रखूंगा। जल्दी से भागता हुआ बाहर की तरफ निकलता है। कोई जानमिंग से कहता है, जानमिंग मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। जैसे वो भागता हुआ उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा होता है, उसी वक्त वो दूसरी लड़की आइज ऑफ द हैप्पीनेस उसके ऊपर अटैक करती है। जानमिंग ने जहाँ पर उस बूढ़े मास्टर को पंच मारा था वहाँ से नीचे का ग्राउंड फटता है। ग्राउंड के फटने के बाद मास्टर उस ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जानमिंग पीछे की तरफ गिर जाती है। गिरने के बाद जब वो सामने की तरफ देखती है तो बुढ़ा मास्टर साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसका साइज अब एक बहुत ही बड़े जायंट जितना हो चुका है। जानमिंग से कहता है, लास्ट टाइम मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला। इस बार देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जानमिंग उसका साइज देखने के बाद उसे कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, बस तुम्हारा साइज ही थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तुम मेरा एक पंच को नहीं खा पा रहे थे, अब लगता है कि तुम मेरे 2-4 पंचेस तो सह लोगे। मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लूली जहाँ पर दूसरी तरफ उस लड़की के साथ फाइट कर रहा होता है आई ऑफ दी हैप्पीनेस के साथ, वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा होता है, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ उसकी स्ट्राइक्स को अवॉइड कर लेती है और साथ साथ उसे कह रही होती है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। वो बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर लेती है और साथ साथ उसे कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। लूली कहता है, मुझे लगता है कि इसकी आंखों के साथ कोई ना कोई तो मसला है। हालांकि इसने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी लगाई हुई है, लेकिन फिर भी मेरी अटैक्स को ये बड़ी आसानी के साथ डॉज कर रही है, वो भी बहुत ही कम मूवमेंट के साथ, जैसे कि सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। ब्लड की पावर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा। हमारा लूली वहीं पर खड़े खड़े अपनी ब्लड की पावर को गैदर करता है। इस बार वो बहुत सारी पावर्स को एक साथ यूज करने वाला है। अपनी हैप्पीनेस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बहुत सारी पावर्स को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा कर रहा है, अभी आगे ये क्या करेगा। लूली अपने दोनों हाथ में अपने ब्लड की के ब्लेड्स बनाता है और बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाने के बाद आगे गुजर आता है। कहता है, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हें स्पीड में नहीं
नहीं हरा सकता तो फिर यहाँ पर मुझे ओवरवेलमिंग पावर को यूज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों की कोई ना कोई तो लिमिट होगी, तुम हर तरफ तो नहीं देख सकती। लूली की काफी सारी स्ट्राइक्स होती हैं, वो इन सारी की सारी स्ट्राइक्स को अवॉइड कर रही होती है अपनी आंखों की मदद से। वो इतनी सारी स्ट्राइक्स को देख सकती है लेकिन इतनी सारी स्ट्राइक्स को तो नहीं देख सकती क्योंकि वहाँ पर स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा होती हैं। वैसे कुछ स्ट्राइक्स उसकी बॉडी के साथ हिट होती हैं। साथ ही वो लूली से कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी सारी स्ट्राइक्स को तो मैं बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर सकती हूँ। उसी वक्त एक स्ट्राइक उसकी चेस्ट के ऊपर लगती है, सामने वाली साइड से उसके कपड़े फट जाते हैं और उसकी बेचारी के कपड़ों के फटने की वजह से उसकी चेस्ट नंगी हो जाती है। वो जल्दी से अपनी चेस्ट को छुपाते हुए कहती है कमीने घटिया कहीं गए, ये तुमने क्या किया, तुमने ये जानबूझकर किया है। और साथ ही वो सोच रही होती है लगता है कि मैंने यहाँ पर उसको कुछ ज्यादा ही कम मांग लिया, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। अगर मैंने यहाँ पर छोटी सी कोई और गलती की तो मेरे ऊपर की बजाय नीचे के कपड़े भी फाड़ देगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इसको हराना होगा। दूसरी तरफ हमारे जानमिंग उस बड़े से जायंट बुड्ढे के साथ फाइट कर रही होती है। साइज बड़ा होने के बाद अब उसकी पावर्स भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वो उसे किक मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देता और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा वीक निकली। जानमिंग उसे कहती है यहाँ पर वीक मैं नहीं बल्कि वीक तुम हो, सिर्फ मसल से बने हुए एक बड़े से जायंट हो, तुम क्या हो, तुम कुछ भी नहीं हो। अरे इस बड़ी सी भद्दी बॉडी को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। बुड्ढा मास्टर में बड़ी स्पीड से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है चलो फिर देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों यहाँ पर फिर से अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। जब ये दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं तो जानमिंग पीछे की तरफ गिरती है। सिर्फ जानमिंग नहीं बल्कि बुड्ढा मास्टर भी पीछे की तरफ गिर जाता है। जबकि दूसरी तरफ जूली और आई ऑफ द हैप्पीनेस उन दोनों के दरमियान में फाइट हो रही होती है। फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता है मैं ज्यादा देर तक अपनी ब्लड पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा। तो इस बार हमारा लूली जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उसका अटैक सीधा जाकर उसकी आंख के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंख के ऊपर जो कपड़ा होता है वो हट जाता है। उसके कपड़े के हटने की वजह से आंखों के अंदर से उसकी एबिलिटी रिलीज होती है और उसकी एबिलिटी क्योंकि उसका नाम से पता चल रहा है कि वो आई ऑफ हैप्पीनेस है, वहाँ पर उसकी एबिलिटी रिलीज होती है। हाँ लूली कहता है ये अजीब सी फीलिंग क्या है। जानमिंग भी कहती है अजीब सी फीलिंग क्या है, मुझे भी बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। उसी वक्त हमारा लूली वहीं पर नीचे गिर जाता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर साथ ही वो फिर से हंसना शुरू कर देता है। वो वहीं पर बैठकर जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है मैं यहाँ पर अपनी हंसी को रोक क्यों नहीं पा रहा, मुझे यहाँ पर हंसी क्यों आ रही है। इसी तरफ जानमिंग की तरफ भी दिखाते हैं। जानमिंग भी वहीं पर नीचे गिर जाती है और हंस हंस कर लोटपोट हो रही होती है। वो कहती है ये बहुत ज्यादा फनी है पर मुझे पता नहीं है कि मुझे हंसी आ क्यों रही है। आई ऑफ द हैप्पीनेस की आंखों के ऊपर से कपड़ा हटने की वजह से उसकी एबिलिटी रिलीज हुई है, जिसकी वजह से ये दोनों उसकी पावर्स के साथ इफेक्टेड हुए हैं और दोनों ही यहाँ पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। ऐसे जानमिंग वहाँ पर नीचे गिरी हंस रही होती है। उसी वक्त बुड्ढा मास्टर आगे बढ़ता है और उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो उड़ती हुई पीछे जाकर गिरती है। वो दीवार के साथ जाकर टकराती है और वहीं पर दीवार भी टूट जाती है और काफी जख्मी होती है। वहाँ पर गिरने के बाद वो अभी भी हंस रही होती है और कहती है क्या करूँ, मुझे तो अभी भी बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। बुड्ढा मास्टर आगे बढ़ता है, जानमिंग को उसके सर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है आई ऑफ द हैप्पीनेस, अगर तुमने यहाँ पर पहले अपनी पावर्स को यूज किया होता तो ये ज्यादा अच्छा रहता। बुड्ढा मास्टर जानमिंग से कहता है मैंने तुम्हें अपने हाथ में पकड़ रखा और तुम काफी जख्मी हो चुकी हो लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर हंस रही हो। जानमिंग उसे कहती है मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी इस शेप को देखकर, तुम्हारी बॉडी को देखो तो सही, ऊपर से ये बहुत ज्यादा अजीब लगती है, बिल्कुल एक लाल टमाटर की तरह। तो बुड्ढा मास्टर अपनी एयर को कंट्रोल करने की पावर को यूज करते हुए उसकी बॉडी को वहाँ पर लपेट देता है और उसको बांधकर वहीं पर नीचे गिरा देता है और कहता है बकवास बंद करो, मैं बाद में डील करूंगा, पहले मुझे यहाँ पर से उसके पास से 8 ट्राइग्राम की पावर्स लेनी है। लूली जानमिंग की तरफ देखता और कहता है जो हाँ क्या तुम ठीक हो। जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है बुड्ढा मास्टर जल्दी से अपने एयर को कंट्रोल करने की पावर के साथ एक स्ट्रिंग बनाता है और उसे गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लेता है। बुड्ढा मास्टर लूली से कहता है बस करो, अब यहाँ पर रेजिस्ट करना बंद भी करो, मैं सिर्फ तुमसे यही तो कह रहा हूँ कि जाके हमारे किंग से मिलो, हमारे किंग से मिलो, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगी कि हमारा किंग कितना महान है, उसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होगे। कि आई ऑफ द हैप्पीनेस उसे कहती है इसके साथ इस तरह की बातें करना बंद करो, बस इससे लो और यहाँ से निकलते हैं। यहीं पर हमारे जाओची को अपने पास की एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर उसे किसी ने पूछा था अगर कभी गार्ड्स के साथ तुम्हारा सामना आता और गार्ड्स तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारी एक विश को पूरा किया जाएगा तो तुम कौन सी विश मांगोगे। तुम एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अवेकनर बनना चाहोगे, एक लग्जरी लाइफ जीना चाहोगे इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, या फिर तुम ऐसा चाहते हो पूरी की पूरी इस दुनिया के नए किंग बन जाओ और तुम्हारे हैरम में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हो। उसे कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता, मैं चाहता हूँ कि दुनिया फिर से वैसी हो जाए जैसी पहले हुआ करती थी, फुल नॉर्मल जैसी पहले हुआ करती थी। इसी के साथ ही लूली के पास विंडोज ओपन हो रही होती है। उसे कहा जा रहा होता है कि होस्ट की बॉडी इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है, होस्ट इस वक्त मर भी सकता है। वो बुड्ढा मास्टर उसके गले को और ज्यादा टाइट किया जा रहा होता है। आई ऑफ द हैप्पीनेस बुड्ढे मास्टर से कहती है बुड्ढे मास्टर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम इसे मारना चाहते हो। अगर लड़का यहाँ पर मर जाता है तो हम लोग कभी भी इसके पास से 8 ट्राइग्राम की पावर्स नहीं ले पाएंगे और ना ही हम इसे किंग के पास लेकर जा पाएंगे। कि हमारा लूली अपने सिस्टम से कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ जल्दी से मेरी 8 ट्राइग्राम की पावर्स को एक्टिवेट करो, क्योंकि ये इसे फोर्सफुली एक्टिवेट कर रहा है जिसकी वजह से इसकी बॉडी डैमेज हो सकती है। साथ ही लूली एक जोरदार चीख मारता है, सिस्टम से कहता है जल्दी से इसको एक्टिवेट करो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लूली अपनी 8 ट्राइग्राम की पावर्स के साथ इन तीनों को यहाँ पर हरा पाएगा या
नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बुड्ढा मास्टर हमारे लूली के गले में अपनी एयर को कंट्रोल करने की पावर के साथ रस्सी बनाकर उसे ऊपर हवा में उठा लेता है और साथ ही उसका गला दबा रहा होता है, जबकि हमारा लूली वहीं पर एक जोरदार चीख मारता है। इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरे 8 ट्राइग्राम सिस्टम को एक्टिवेट करो। यहाँ पर जबरदस्ती अपने 8 ट्राइग्राम सिस्टम को एक्टिवेट करने का कहता है। जैसे वो वहाँ पर जबरदस्ती अपने 8 ट्राइग्राम सिस्टम को एक्टिवेट करता है, बुड्ढा मास्टर चिल्लाकर कहता है ये तो वाकई में 8 ट्राइग्राम आर्टिफैक्ट है, इसने सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। किंग बिल्कुल ठीक था, इसी लड़के के पास 8 ट्राइग्राम की पावर है, हमें यही पावर तो इस लड़के से चाहिए। तबकि सेंडस भी दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। सेंडस कहती है तो वाकई में 8 ट्राइग्राम की पावर एग्जिस्ट करती है, ये पावर तो इसी लड़के के पास है। पाउची जैसी वहाँ पर 8 ट्राइग्राम की पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पर बहुत ही थिक ऑरा निकलता है। सेंडस कहती है इसकी पावर्स का ऑरा तो बहुत ज्यादा थिक है, जितना सोचा था इस 8 ट्राइग्राम की पावर्स तो उससे बहुत ज्यादा निकली। साउची वहाँ पर 8 ट्राइग्राम की पावर्स को रिलीज करने के बाद अपने सामने वाले अपोनेंट की पावर्स को भी यूज कर सकता है। तो वो सामने वाले अपोनेंट यानी कि वो हवा को कंट्रोल कर सकता है, तो ये भी यहाँ पर हवा कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। साउची वहाँ पर अपने इर्द-गिर्द एक बहुत ही बड़ा हवा का पॉइंटर बना लेता है। बूढ़ा मास्टर कहता है इसके पास जो हवा कंट्रोल करने की पावर है ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरी पावर्स और इसकी पावर सेम है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा लग रही है। ऑफ द हैप्पीनेस बुड्ढे मास्टर से कहती है तो हमें जल्दी से जल्दी वापस जाकर अपने किंग को इस बारे में रिपोर्ट देना होगी, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। यहीं पर इनके किंग का सीन भी दिखाते हैं। किंग भी अपने हाथ में 8 हेक्साग्राम की पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहता है इस लड़के ने यहाँ पर अपनी 8 ट्राइग्राम की पावर्स को फोर्सफुली एक्टिवेट किया है। फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक ही पावर को यूज कर सकता है, यानी कि वो अपने सामने वाले ओपोनेंट की पावर्स को यूज कर सकता है, उसकी जैसे सेम पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही बाकी के जिन और जैंग को कंट्रोल कर सकता है। लगता है कि मुझे इस लड़के को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, तभी जाकर ये इसकी फुल पावर को कंट्रोल करना सीख पाएगा। और साथ ही स्काई गार्ड अपनी मुट्ठी बंद करता है और अपनी हेक्साग्राम की पावर्स को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं। लूली जो कि वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया होता है, उसने अपने एयर का एक बहुत बड़ा भॉन्डर बनाया होता है, वहीं पर उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो जख्मी होकर खुद ही ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। साथ ही उसकी पावर्स भी वहीं पर डीएक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि हमारा लूली यहाँ पर ज्यादा देर तक अपनी 8 हेक्साग्राम की पावर्स को नहीं बनाकर रख पाता। स्काई गार्ड यहाँ पर हमारे लूली को अपना जूनियर कह रहा है, पता नहीं इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन वो इसे अपना जूनियर समझता है। दोनों के पास शायद सेम पावर्स हैं, अगर सेम पावर्स हैं तो फिर स्काई गार्ड को इसके पास से 8 ट्राइग्राम की पावर्स क्यों चाहिए, ये तो आगे जाकर सीरीज में पता चल सकता है। वहाँ लूली अपनी पावर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद ऊपर से खुद ही नीचे आकर गिर जाता है और वहीं पर गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। सेंडस भी वहीं पर आ जाती है और कहती है इस लड़के के पास बहुत ही पावरफुल पावर्स हैं, 8 ट्राइग्राम की पावर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये लड़का इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑफ द हैप्पीनेस उसे कहती है सेंडस तुम तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुंच जाए, हालांकि ये लड़का नीचे गिर चुका है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इस लड़के को टच करने के बारे में सोचना है मत, क्योंकि हमने इसको हराया तो हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। सेंडस उसे कहती है मुझे अपने लिए एक मेल पेट चाहिए और मुझे लगता है कि ये लड़का मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, इसी वजह से मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो बुड्ढा मास्टर उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह आपस में इस तरह बात करनी चाहिए, हमें यहाँ पर प्यार से बात करनी चाहिए। तीनों यहाँ पर आपस में बहस कर रहे होते हैं कि लूली को अब यहाँ से कौन लेकर जाएगा, जबकि हमारा लूली वहाँ पर गिरने के बाद बेहोश होता है और बेहोशी की हालत में उसका अपना समीर उससे बात कर रहा होता है, जो कि एक डेविल होता है। पर इंसान की बॉडी के अंदर एक अच्छा बंदा होता है और एक बुरा बंदा होता है, तो इसकी बॉडी के अंदर जो बुरे वाला लूली होता है वो उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, क्या तुम यहाँ पर इन सभी लोगों की बातें सुन रही हो, जी यहाँ पर तुम्हारे बारे में बहस कर रहे हैं कि तुम्हें कौन यहाँ से लेकर जाएगा, जैसे कि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि तुम कोई टूल हो या फिर कोई चीज हो। जानमिंग के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और वो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, इसके अलावा तुम्हारे पास 8 ट्राइग्राम का आर्टिफैक्ट है, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम अपने लिए उस पावर को हासिल नहीं कर पाए। लूली उसे कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे पता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए, उसके बाद अंकल ली भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं यहाँ पर हूँ इस ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मैं अपने आप को संभाल भी नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर अपने आप को भी नहीं बचा सकता। तो इसका डेविल उसे कहता है तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इस वेस्टलैंड में तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान क्या कर सकता है, तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी मारे जाओगे अगर तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, तो तुम यहाँ पर इस वेस्टलैंड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिर तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, अपने मॉरल्स को छोड़ दो, इन सभी लोगों को मार डालो, किसी की जान लेना इतना भी बुरा नहीं है, तुम आज भी दूसरे लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हो, दूसरे लोगों को मारकर उनको अपना स्टेपिंग स्टोन बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पर जानमिंग को मारना होगा ताकि तुम उसकी लकीनेस को अनलकी में बदलकर एक प्रोफेशनल स्किल को हासिल कर सको, जिससे तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल प्रोफेशनल स्किल मिल सकता है। दूसरों के बारे में
में जहाँ पर सोचना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर तुम्हें पावर हासिल करनी है तो फिर तुम्हें यहाँ पर सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो वो डेविल उसे बार बार चिल्लाकर एक ही बात कह रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें यहाँ पर बलिदान देना पड़ेगा। तो बलिदान देने से मतलब यह है कि वो यहाँ पर जानमिंग को मार डाले। अगर वो जानमिंग को मार डालेगा, आज उसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है तो उसकी किस्मत बुरी किस्मत में तब्दील हो जाएगी, और अगर उसकी किस्मत बुरी किस्मत में तब्दील होती है तो हमारे लूली को इनाम मिलेगा, तो वो एक प्रोफेशनल स्किल को यूज कर पाएगा। डेविल उसके कान में इतनी सारी बातें करता है कि हमारा लूली भी उसके वश में आ जाता है और कहता है हाँ मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, तो भी मुझे करना पड़ा वो मैं करूंगा। वो हल्के से अपनी आंखें खोलता है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है, क्योंकि वो तीनों मास्टर्स अभी तक वहीं पर आपस में बहस कर रहे होते हैं। बुढ़ा मास्टर सेंडस से कहता है सेंडस क्यों ना तुम भी हमारे साथ हमारे किंग से मिलने के लिए चलो, हमारा किंग तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होगा। सेंडस उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारे इस बेकार से किंग से मिलने के लिए जाऊंगी? मुझे ये भी पता है कि तुम लोग यहाँ पर कौन सी स्कीमें बना रहे हो, ऐसा मत सोचना कि तुम लोग अपने नंबर्स के बिना पर हमसे जीत पाओगे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे सेक्टर के पास बहुत सारे लोग हैं। ना मास्टर से कहता है सेंडस हम तो यहाँ पर सिर्फ बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहते हैं ताकि इस मसले को इतने आराम से निपटा दिया जाए और आपस में कोई भी झगड़ा ना हो। मगर तुम्हारा लूली भी हल्के से उठता है और कहता है मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जानमिंग जो कि उसके सामने गिरी पड़ी होती है वो उसे कहती है जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरी रस्सियाँ खोलो, मुझे आजाद करवा दो। लो शुक्र है कि तुम अभी तक ठीक हो, मुझे तो लगा कि तुम टपक गए। जल्दी से यहाँ पर आओ और इन चेन्स को रिमूव करो। और लूली उसके करीब पहुंच जाता है। लूली उसके करीब पहुंचने के बाद उसको सीधा करता है और उसकी गर्दन के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसका गला दबाना स्टार्ट करता है। वो उसे कहती है लूली तुम पागल हो गए, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें रस्सियाँ खोलने का कहा है, ना ही मेरा गला दबाने के लिए। क्योंकि लूली उसे कह रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और वो अभी तक अपने डेविल के वश में होता है। जानमिंग उसे कहती है तुम इस वक्त बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चलो जल्दी से मेरे ऊपर से साइड पर हटो। कि मैं लूली उसका गला दबा रहा होता है। लूली कहता है मेरे पास सिर्फ एक बैड लक बचा है। को नए लेवल को अनलॉक करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें ये था कि उसकी किस्मत को 3 बार बुरा होना होगा, तो पहले 2 बार उसकी किस्मत बुरी हो चुकी है। अगर वो यहाँ पर इसको मार देता है और इसकी बुरी किस्मत को हासिल कर लेता है, इससे हमारे लूली की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है और उसके बाद लूली अपनी सेकंड लेवल को अनलॉक कर पाएगा। लूली उसे कहता है आज अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार देता हूँ और तुम्हारी अच्छी किस्मत को बुरी किस्मत में बदल देता हूँ तो फिर मैं अपने जेन हेक्साग्राम को ओपन कर सकता हूँ जो कि मेरा सेकंड लेवल है। के बाद में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। कई बार उसका गला दबाते हुए लूली को एक ड्रीम आता है। उस ड्रीम में क्या होता है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। लूली अपने घर में वापस आता है। लूली की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ और उसकी एक छोटी सी बेटी है। वो घर वापस आता है तो उसकी वाइफ उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है तुम टाइम पर आए हो, डिनर रेडी है। उसकी बेटी भागती हुई उसके पास जाती है और उसके साथ जाकर खुश हो जाती है। दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। उसे कहता है मेरी लिटिल बेबी क्या तुम ठीक हो? वो भी आगे से बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर ये लोग अपनी खाने की टेबल की तरफ आगे बढ़ते हैं। खाने की टेबल के ऊपर इनके लिए खाना लगाया जा रहा होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लूली अपनी वाइफ के साथ किचन में उसके साथ ही चला जाता है और उसके साथ जाकर लिपट जाता है। उसकी वाइफ उसे कहती है अभी ये तुम क्या कर रहे हो, हमारी बेटी हमें देख रही है। लेकिन लूली आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उसकी वाइफ उसे कहती है हस्बैंड तुम्हें क्या हुआ, अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? फिर साथ ही उसके हस्बैंड की तरफ दिखाती है। लूली वहीं पर खड़ा खड़ा रो रहा होता है। लूली कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसे हमारा सीन उस ड्रीम से बाहर निकल आता है। चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है लूली जी तुम क्या कर रहे हो? लूली मेरा गला छोड़ो, तुम मुझे मार डालोगे। जबकि हमारा लूली उसका गला दबाते हुए साथ साथ बहुत ज्यादा रो रहा होता है। एक बार लूली को फिर से बैकग्राउंड सीन याद आता है जहाँ पर उसके किसी ने पूछा था कि अगर गॉड्स तुम्हें तुम्हारी एक विश को पूरा कर दे तो तुम क्या विश करोगे, तुम्हें क्या चाहिए होगा? लूली फिर से वही जवाब देता है कि अगर गॉड्स मुझे यहाँ पर एक विश मांगने का मौका देते हैं तो मैं क्या मांगूंगा? मैं ये मांगूंगा कि दुनिया फिर से वैसी की वैसी हो जाए जैसी पहले थी, दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाए। तो बस एक नॉर्मल से सिंपल लाइफ चाहिए जिससे मैं एक लड़की से शादी करूँ जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके बाद में अपने प्यारों के लिए, अपनी बेटी और अपनी वाइफ के लिए खाना बनाऊं। हम तीनों एक साथ एक ही घर में बहुत ही हंसी खुशी रह सके। हमारे लूली को यहाँ पर फिर से अपनी हैप्पी लाइफ दिखाई देती है। लूली रोते हुए हमारी जानमिंग का गला छोड़ देता है और कहता है मेरी विश यही है, मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ चाहिए, इस दुनिया को दोबारा से ठीक करना है। लूली जानमिंग का गला छोड़ने के बाद उसका खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे पावर तो चाहिए लेकिन मुझे इस तरह पावर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मास्टर हमारे लूली की तरफ देखता है और कहता है इस लड़के के ऊपर तो मुझे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। लूली से कहता है लड़के चलो जल्दी करो, आप बस करो, हमें जल्दी से ज्वाइन कर लो। लूली का डेविल से कहता है ये तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका था, तुम जानमिंग को मारकर उसे उसकी किस्मत को बैड लक में बदल सकते थे जिससे यहाँ पर प्रोफेशनल स्किल मिल सकता था, तुम्हारा सेकंड लेवल अनलॉक हो सकता था जिससे तुम्हें इतनी पावर मिलेगी कि तुम इन तीनों मास्टर्स का मुकाबला कर सकते थे। उसका डेविल बार बार उसे कह रहा होता है चलो जल्दी करो, इस लड़की को मार डालो, यही एक रास्ता है स्ट्रॉन्ग बनने का। तुम्हें दोबारा से वही कुत्तों वाली लाइफ नहीं जीनी तो फिर इस लड़की को मार डालो, यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। अगर तुम इस लड़की को यहाँ पर नहीं मारोगे तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम इन लोगों का सामना नहीं कर पाओगे और तुम यहीं पर मारे जाओगे। जानमिंग लूली से कहती है लूली मुझे पता है कि ये तुम नहीं हो, कोई तुम्हारे पर कंट्रोल कर रहा है और तुमसे ये सब कुछ करवा रहा है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ऐसे हो ही नहीं, तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे, तुम मुझे मारने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करोगे।
हुए। लूली से कहता है प्लीज मुझे माफ करना। जानविंग उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन पहले मेरे ऊपर से तो हटो, तुम मेरे ऊपर क्यों बैठे हुए हो। लूली जल्दी से उसके ऊपर से हट जाता है। लूली कहता है लगता है कि मेरे पास एक और तरीका है अपनी किस्मत को बुरी किस्मत में बदलने के लिए। डेविल से कहता है अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो जल्दी करो इस लड़की को मार डालो। इसी लड़की को मारने से तुम अपने सेकंड लेवल को अनलॉक कर पाओगे, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। तुम्हें अपने सेकंड लेवल को अनलॉक करने के लिए 3 बुरी किस्मत की जरूरत है। जबकि वहाँ लूली उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर एपिसोड 18 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लूली यहाँ पर क्या करने वाला है, सिर्फ वो अपने सेकंड लेवल को अनलॉक करेगा, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लूली का डेविल उसे कह रहा होता है कि तुम्हें इस लड़की को मारना होगा, इसी लड़की को मारने पर तुम अपने सेकंड लेवल को अनलॉक कर पाओगे। लूली चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास एक और तरीका है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। साथ ही हमारा लूली अपनी की एंड ब्लड को यूज करते हुए अपने हाथ में एक तलवार बना लेता है। उसका डेविल उसे कहता है ये तुम क्या करने वाले हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने हाथ में इस वर्ड को क्यों पकड़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लूली अपने ब्लड के साथ उसको शेप देता है और अपने हाथ में एक ब्लेड बना लेता है। वो सारे भी उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। बुड्ढा मास्टर लूली से कहता है लड़की अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम फिर से हम तीनों को यहाँ पर चैलेंज करने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस हालत में हम तीनों से फाइट कर पाओगे। क्योंकि वहाँ लूली अपनी तलवार को उठाता और कहता है मुझे पता है कि मैं तुम तीनों से फाइट नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज है जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। कैंडिस कहती है कहीं ये लड़का वो करने की कोशिश तो नहीं कर रहा जो मैं सोच रही हूँ। जानविंग और बुड्ढा मास्टर वो दोनों भी चिल्लाकर उसे कहते हैं लूली ऐसा मत करना। लूली उसी वक्त अपने ब्लेड को ऊपर उठाता है और अपने ब्लेड को अपनी ही चेस्ट के अंदर धंसा देता है। तो लूली यहाँ पर अपनी ही जान ले लेता है ताकि वो अपनी अच्छी किस्मत को बुरी किस्मत में बदल सके। लूली कहता है मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं उन सभी को प्रोटेक्ट कर सकूं जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर उन्हीं को मारकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जिनमें से मैं प्यार करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा स्ट्रॉन्ग बनने का क्या फायदा। मैं यहाँ पर अपने एथिक्स और मोरल्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। चाहे वेस्टलैंड में इंसानियत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ने वाला। मैं यहाँ पर किसी की भी जान नहीं लूंगा जो कि कमजोर है या फिर जो मेरा चाहने वाला है। और मुझे पता है कि तुम सभी लोग मेरे बारे में यही सोच रहे होगे कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ या फिर पागल हो चुका हूँ। और मुझे ये भी पता है कि वेस्टलैंड एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज्यादा क्रूल है, जहाँ पर हमारे पुराने मोरल्स काम नहीं करते जो पिछली दुनिया में काम आते थे। यहाँ पर इंसानियत नाम की अब कोई भी चीज नहीं बची। इसी वजह से तो मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ ताकि मुझे इस दुनिया में और ज्यादा ना जीना पड़े। तो ये वाली 8 हेक्साग्राम की पावर्स भी मेरे साथ यहाँ से चली जाएगी। लूली वहीं पर अपनी जान लेने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है। बुड्ढा मास्टर कहता है हमने यहाँ पर इसको इतना ज्यादा तंग तो नहीं किया कि इस बेचारे ने अपनी जान ले ली, इसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। हैप्पीनेस उसे कहती है तो फिर हम लोग वापस जाकर अपने किंग को इस बारे में क्या बताएंगे। किंग तो हमसे पूछेगा ना कि हम इसको क्यों नहीं लेकर आए। बुड्ढा मास्टर से कहता है हम इसकी डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, बाकी की 2 लड़कियों के बारे में क्या करेंगे उसका भी सोचना पड़ेगा। लूली वहीं पर जख्मी हालत में पड़ा होता है और बहुत ही जल्दी वो मरने वाला है। उसी वक्त उसका सिस्टम कहता है सिस्टम ने डिटेक्ट किया है हमारा ओनर बहुत ही बुरी हालत में है, उसकी किस्मत लकी से अनलकी में चेंज हो चुकी है। उसकी किस्मत वहाँ पर बैड लक में चेंज होती है। तो उसके पास जो सिस्टम होता है वो सिस्टम उसके बैड लक को तीसरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऐड कर लेता है। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है उसी वक्त उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। इसके साथ ही हमारा लूली के पास सेकंड लेवल अनलॉक हो जाता है जो कि जेन लेवल होता है। उसका जेन लेवल अनलॉक होता है तो उसके पास पहले से बहुत सा पावर आ जाती है, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। हमारा साउची अपनी 8 ट्राइग्राम की पावर्स को रिलीज करने के बाद अपने सेकंड लेवल को जब अनलॉक करता है तो उसकी बॉडी कम्प्लीटली हील होती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। बुड्ढा मास्टर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का अभी तक जिंदा है, ये हमारे सामने नाटक कर रहा था, ये मरने का नाटक कर रहा था। तो लूली के उठने के बाद उसका सिस्टम उसे कहता है तुम्हारे जेन हेक्साग्राम के ओपन होने के बाद तुमने क्योंकि सेकंड लेवल को अनलॉक कर लिया है, तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफेंस मिलेगा, स्टेमिना मिलेगा और उसके साथ साथ तुम्हारा रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पहले तुम्हारा जो फर्स्ट लेवल था डुई हेक्साग्राम वो अपनी फुलेस्ट फॉर्म तक पहुंच चुका है, यानी कि वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा हुआ है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके बाद तुम सेकंड लेवल को अनलॉक कर पाए हो। लूली कहता है मेरे पास पहले से ही रिजनरेशन की एबिलिटीज थी, पहले लेवल को अनलॉक करने पर मुझे काफी सारी रिजनरेटिव एबिलिटीज मिली थी, लेकिन अब दूसरे लेवल को अनलॉक करने के बाद मेरा रिकवरी रेट पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। बुड्ढा मास्टर फिर से आगे बढ़ता है और हमारे लूली से कहता है लड़की अब जबकि तुम दोबारा से जिंदा हो गए हो तो चुपचाप हमारे साथ वापस चलो। बुड्ढा मास्टर वहाँ पर अपनी हवा कंट्रोल करने की पावर के साथ एक बड़ा सा शैडो बनाता है और उस शैडो के पंच को लूली के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम इसे कैसे बच सकते हो। और वो अपने इस बड़े से शैडो को अवतार ऑफ रेज कहता है। अपने बड़े से पंच के साथ जब लूली को पंच मारता है तो लूली सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और फिर साथ ही अपने हाथ को झटकते हुए तो वहीं पर नीचे गिरा देता है। इस बात से बुड्ढा मास्टर
मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ना सिर्फ बुड्ढा मास्टर बल्कि आई ऑफ दी हैप्पीनेस भी काफी हैरान होती है और कहती है कि स्ट्रेंथ तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसने इतनी आसानी के साथ बुड्ढे मास्टर को नीचे गिरा दिया। है कि अब मैं भी यहाँ पर होल्ड बैक नहीं कर सकती, मुझे भी यहाँ पर अपनी आई की पावर को यूज करना पड़ेगा। वो अपनी आंखों के ऊपर से कपड़ा उतारती है, अपनी आई टेक्निक को रिलीज करती है। वो अपनी आई टेक्निक को रिलीज करती है तो हमारा लूली से कहता है तुम्हारी ये वाली सेम टेक्निक ट्रिक मेरे पर दोबारा काम नहीं करेगी, कि इस नए हेक्साग्राम के साथ अब मेरी रीजनरेशन एबिलिटी पहले से बढ़ चुकी है और साथ साथ मुझे शील्ड भी मिली है, पावरफुल शील्ड, जो कि मुझे हर किस्म के अटैक से बचाएगी। हमारा लूली उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो उसके ऊपर भी अटैक करता है जिससे वो जंप करते हुए पीछे हट जाती है। लूली उसे कहता है आई ऑफ दी हैप्पीनेस की पावर के अलावा तुम्हारे पास और कोई भी पावर नहीं है जिसके साथ तुम मेरा मुकाबला कर सको। जबकि उसी वक्त वो लड़की अपने पास एक रस्सी निकालती है और रस्सी के साथ ही हमारे लूली के ऊपर अटैक करती है। लूली कहता है लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ ट्रिक्स बची हुई हैं। वो अपनी रस्सी के साथ लूली के ऊपर अटैक करती है, पीछे की तरफ हटता है। उसी वक्त ऊपर वाली साइड से मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। बुड्ढा मास्टर कहता है चलो देखते हैं अब तुम कैसे बचते हो। वो धड़ाम से उसके ऊपर अटैक करता है और लूली जंप करते हुए फिर से साइड पर हटता है और उसके अटैक को अवॉइड करता है। लूली कहता है ये बुड्ढा मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से इसने अपने साइज को बड़ा किया हुआ है जिसकी वजह से इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर ये मेरे ऊपर गिरता तो मैं मर जाता। हमारा बुड्ढा मास्टर लूली के सामने खड़ा होकर उसे कहता है लड़के अब क्या हुआ, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर मेरी हैवी बॉडी के नीचे आकर मरना नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अजीब रहेगा। जबकि हमारा जाउची वहीं पर उसकी बॉडी के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपनी ब्लड पावर को रिलीज करते हुए एक जबरदस्त धमाका करता है जिससे बुड्ढा मास्टर उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। कहता है क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है इसी वजह से इससे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि बुड्ढा मास्टर भी अपनी बॉडी की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और पीछे गिरने के बाद कहता है इस लड़की ने अभी भी यहाँ पर क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। वो अपनी चेस्ट की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बनी हुई एक तलवार होती है जो उसकी बॉडी के अंदर दंसी होती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने मुझे जख्मी कैसे कर दिया। वो वहीं पर से गुस्से के साथ एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उस पत्थर को उठाकर हमारे लूली की तरफ फेंक देता है। जबकि सामने आई ऑफ दी हैप्पीनेस होती है और अपनी रस्सी के साथ या फिर हंटर के साथ हमारे लूली के ऊपर अटैक करती है। बुड्ढे मास्टर का फेंका हुआ पत्थर बड़ी स्पीड से लूली के ऊपर गिरने के लिए आगे की तरफ बढ़ आता है। जबकि हमारा लूली उस पत्थर के नीचे से निकल तो नहीं सकता। वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि हम लोग तुम्हारे एक्सटर्नल हेक्साग्राम को ओपन कर रहे हैं जिसकी मदद से अपने इंटरनल हेक्साग्राम और एक्सटर्नल हेक्साग्राम को दोनों को यूज करते हुए कंबाइन कर सकते हो, कॉम्बिनेशन स्किल्स को यूज कर सकते हो। लूली कहता है पहले भी सिस्टम ने कहा था कि कॉम्बिनेशन स्किल्स को अनलॉक किया जा रहा है तो देखते हैं कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन स्किल्स कैसे काम करते हैं। लूली यहाँ पर दोनों लेवल्स को सेम टाइम पर यूज करता है। एक हाथ में वो जेन हेक्साग्राम को यूज करता है जबकि दूसरी तरफ अपने डुई हेक्साग्राम को यूज करता है। जब वो दोनों को वहाँ पर मिक्स करता है तो दोनों पावर्स वहाँ पर कंबाइन हो जाती है। लूली वहाँ पर अपनी पावर्स को कंबाइन कर रहा था। बुड्ढा मास्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है जबकि सेंडर्स भी दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। सेंडर्स कहती है लड़का तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अब तो मुझे ये लड़का चाहिए, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। तो लूली वहाँ पर जब अपनी पावर्स को कंबाइन करता है तो उसकी पावर के कंबाइन होने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लैक कलर का आर्मर चढ़ जाता है और साथ ही उसके हाथ में ब्लड की से बनी हुई एक तलवार होती है। लूली अपने स्पेशल आर्मर को ब्लड रून आर्मर का नाम देता है। बुड्ढा मास्टर कहता है इस लड़के को तो यहाँ पर इस मूव के बारे में पता है, ये तो बिल्कुल हमारे किंग के जैसा है, हमारा किंग भी इस वाले मूव को परफॉर्म कर सकता है। आई ऑफ दी हैप्पीनेस उसे कहती है बुड्ढे खूसट कहेंगे कहीं तुम अपनी हवा को कंट्रोल करने की पावर को भूल तो नहीं गए, चलो जल्दी से यहाँ पर उस पावर को यूज करो, लगता है कि उस पावर के साथ ही तुम इससे निपट पाओगे। मास्टर से कहता है ये तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मुझे ये बात याद दिलवा दी, मैं तो गुस्से में इस बारे में भूल ही गया था। तो बुड्ढा मास्टर बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो एक को कंट्रोल कर सकता है, इसी वजह से सामने एक ही रेजिस्टेंस नहीं है। वो बड़ी स्पीड के साथ हमारे लूली के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। वो उसे पंच मारता है जबकि हमारा लूली अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक करता है। बुड्ढा मास्टर कहता है अगर एक पंच काफी नहीं है तो फिर ठीक है, मैं और ज्यादा पंचेस मारूंगा, जब तक मैं तुम्हारे आर्मर को तोड़ नहीं देता मैं तब तक पंचेस मारता रहूंगा। और वो उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। वो बार बार उसके आर्मर के ऊपर पंचेस मार रहा होता है और कहता है चलो जल्दी से अब टूट भी जाओ, लेकिन हमारे लूली का आर्मर नहीं टूट रहा होता। इस बात से वो भी काफी हैरान होता है। लूली अपने हाथों को सामने करता है और कहता है लगता है कि तुम थक गए हो, अब मेरी बारी है। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और फिर साथ ही ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मारता है जिससे वो बुड्ढा मास्टर ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है और धड़ाम करके गिरने की वजह से उसके मुंह के अंदर से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। बुड्ढा मास्टर वहाँ पर गिरने के बाद अपनी साथ वाली लड़की से कहता है आई ऑफ दी जॉय तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ खड़ी होकर तमाशा देखने वाली हो, क्या तुम यहाँ पर आगे बढ़कर मेरी हेल्प नहीं करोगी। आई ऑफ दी हैप्पीनेस उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उन पावर्स को उस बुड्ढे मास्टर के मुंह में फेंक देती है। बुड्ढा मास्टर जैसे उन पावर्स को निकलता है तो उसकी बॉडी दोबारा से रिकवर करना स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर के ऐसे यहाँ पर एक ब्लफ मिल जाता है, एक बूस्ट मिल जाता है जिससे वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। वहाँ लूली भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास से एक तलवार निकालता है और इस तलवार के साथ बुड्ढे मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से बुड्ढा मास्टर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है हमारे लूली को पंच मारने के लिए। दोनों यहाँ पर फिर से अपनी अपनी पावर्स को टकराते हैं और दोनों की पावर्स को टकराने के बाद दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। लूली उसके ऊपर कट लगाकर आगे गुजर जाता
जाता है। कहता है क्या ये खत्म हो गया, क्या मैंने इसको मार दिया है। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि लूली की तलवार ने बुढ़े मास्टर की बॉडी के ऊपर जरा भी कट नहीं लगाया। जबकि वो बुढ़ा मास्टर फिर से जंप करते हुए लूली को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो लूली को पंच मारता है, लूली जंप करते हुए पीछे की तरफ फटता है। वो कहता है जिससे निपटना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और उसके चेहरे के ऊपर से मास्क जो होता है वो थोड़ा बहुत टूटना शुरू हो जाता है। मास्टर लूली से कहता है लगता है कि तुम्हारी बस हो चुकी है, तुम्हारा मास्क भी टूटता जा रहा है और तुम्हारा आर्मर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। बुढ़ा मास्टर लूली से कहता है तुमने यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर एक स्पेशल आर्मर तो चढ़ा लिया जिसकी वजह से तुम्हारी स्पीड, डिफेंस और रिकवरी बहुत ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन तुम एक बात के बारे में भूल गए थे। यहाँ पर किसी भी जंग को जीतने के लिए ये तीनों चीजें लाजमी नहीं होती बल्कि स्टेमिना लाजमी होता है। तुमने इस आर्मर को यूज करने पर अपनी स्टेमिना को बहुत ज्यादा यूज कर दिया जिसकी वजह से तुम्हारा स्टेमिना रेट ज्यादा हो गया और तुम ज्यादा देर तक मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे, अब तुम थक चुके हो। वहाँ लूली उठकर खड़ा हो जाता है। बुढ़ा मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम अभी भी उठकर खड़े हो सकते हो। वो जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ लूली को उसके बालों से पकड़ता है और कहता है यहाँ पर उठकर खड़े तो हो गए हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अब इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम अपनी एक उंगली को भी हिला सको। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बुढ़ा मास्टर हमारे जाओची को उसके बालों से पकड़ता है, उसे कहता है अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, तुम्हारा स्टेमिना खत्म हो गया, अब तुम मेरे हिसाब क्या कर पाओगे। हालांकि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा शो दिखाया। आई ऑफ द हैप्पीनेस आगे बढ़ती है और बुढ़े मास्टर से कहती है बस करो, बहुत हो गया, चलो जल्दी से लेकर यहाँ से चलते हैं। कि बुढ़ा मास्टर से कहता है नहीं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन पहले जब मेरी इस लड़के के साथ फाइट हुई थी तब जो मेरे सामने एक राउंड भी नहीं टिक पाया था, लेकिन आज जरा देखो इसे, पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और जी शायद मेरे साथ फाइट कर सकता है, वो भी मेरी बराबरी पर। मैंने इस लड़के को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनेगा, इसी वजह से इसे यहीं पर मारना होगा। हैप्पीनेस उसे कहती है हमें हमारे किंग ने सिर्फ यही ऑर्डर्स दिए थे कि हमें इसे वापस लेकर जाना है और इसे जिंदा लेकर जाना है। ये बेहतर रहेगा कि तुम इसको यहीं पर छोड़ दो। अगर तुमने इसको मारने की कोशिश की तो फिर किंग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किंग चाहते हैं कि हम इसे अपनी टीम में ज्वाइन करवाएं, तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कि अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मास्टर से कहता है लेकिन क्या होगा अगर ये रास्ते में भाग जाता है, हमारा साथ देने से मना कर देता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हाँ ये इसको अपनी पावर्स को इतना ज्यादा बढ़ा ले और उसके बाद हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। हैप्पीनेस चिल्लाकर उसे कहती है बकवास बंद करो, यहाँ पर अपने किंग के खिलाफ जाने की कैसे सोच सकते हो। मास्टर से कहता है मैं तो यहाँ पर इसको मारने वाला हूँ, मैं इस कांटे को यहाँ पर पैदा होने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूँ ताकि हमारे किंग के पाँव में ना चुभ सके, इसी वजह से इसे यहीं पर मरना होगा। हैप्पीनेस उसे कहती है तो इसका मतलब यह है कि तुम किंग के खिलाफ जाना चाहते हो, किंग के खिलाफ जाकर किंग के प्लान को बर्बाद कर दोगे जिससे हमारे किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। साथ ही वो लूली को धक्का देते हुए उसके हाथ से पीछे की तरफ गिरवा देती है। बुढ़े मास्टर से कहती है तुम मरना चाहते हो इसी वजह से यह सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें पता है कि हमारे किंग स्काई गॉड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बुढ़ा मास्टर गुस्से के साथ उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, आज अगर किंग भी यहाँ पर होते तब भी ये लड़का मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा, मैं इस लड़के को मार डालूंगा। अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसी वक्त सेंडस की तरफ भी दिखाते हैं, सेंडस अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है। सेंडस सोच रही होती है कि अब यहाँ पर वक्त आ चुका है मेरे मूव करने का, लेकिन उसी वक्त उसकी नजर उस छोटी लड़की के ऊपर पड़ती है, वो वहीं पर रुक जाती है। छोटी लड़की यानी कि हमारे लिटिल क्वी के ऊपर। वो दोनों जब वहाँ पर आपस में बहस कर रहे होती हैं तो उसी वक्त हमारा लूली फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर किस बारे में फाइट कर रहे हो, लगता है कि तुम यहाँ पर एक चीज को भूल रहे हो। तो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये फिर से उठकर कैसे खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग किस बारे में भूल रहे हैं, ये किसकी बात कर रहा है। तो लूली उनसे कहता है सर आपने पीछे देखो। लोग जानमिंग की तरफ देखते हैं, जानमिंग फिर से उठकर खड़ी हो रही होती है। जानमिंग वहाँ पर अपनी रस्सियों से भी आजाद हो जाती है और साथ ही उसके ऊपर जो आई ऑफ द हैप्पीनेस का असर होता है यानी कि वो वहाँ पर हंस रही होती है वो भी जायल हो जाता है। वो कहती है पर जब हम लोग रिपीटेडली हंसते हैं तो फिर हमें इसकी आदत हो जाती है, मुझे भी हंसने की आदत हो गई है। और वो उठने के बाद मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। बुढ़े मास्टर से कहती है उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों भी अपनी जिंदगी में अपनी हैप्पीनेस को तलाश कर सको। और वो बुढ़े मास्टर की पीठ में एक जबरदस्त पंच मारती है। उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बुढ़ा मास्टर उड़ता हुआ दूर जाकर पत्थर के साथ टकराता है और वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। आई ऑफ द हैप्पीनेस भागते हुए बुढ़े मास्टर के पास आती है, उसे उठाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। मास्टर भी वहाँ पर हल्के से उठता है, उसकी पावर्स कम रह जाती है कि हमारी जानमिंग का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे वो दोनों वहाँ पर उठते हैं उसी वक्त उन्हें किंग की आवाज आती है। किंग उनसे मैसेज पे कहता है जल्दी से वापस आ जाओ, इतना बहुत है। दोनों ही अपने किंग के ऑर्डर्स फॉलो करने के बाद कहते हैं ठीक है किंग हम लोग वापस आ रहे हैं। वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। उन दोनों के वहाँ चले जाने के बाद जानमिंग भागती हुई लूली के पास आती है और उसे कहती है लूली क्या तुम ठीक हो। लूली की बॉडी के ऊपर उसका जो आर्मर होता है वो वेस्ट हो जाता है और उस आर्मर के खत्म होने के बाद जानमिंग उसे गले से लगा लेती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे लिए उन लोगों को यहाँ से डरा कर भगा दिया है। फिर
साथ ही वो सेंटस की तरफ देखती है और कहती है पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। सेंटस वहाँ पर बैठी होती है और सेंटस ने अपने साथ लिटिल क्वी को भी पकड़ा होता है। वो उनसे कहती है तुम्हारी परफॉर्मेंस आज बहुत ज्यादा अच्छी थी, तुम दोनों इस बारे में भूल गए हो कि मैं भी यहीं पर हूँ, तुम लोग अपनी ये लिपटा लिपटी बाद में कर लेना। लूली वहाँ पर उसके पास देखता है कि लिटिल क्वी उसके पास होती है। वो चिल्लाकर उसे कहता है लिटिल क्वी को जाने दो, उसका इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है। सेंटस उसे कहती है मैंने तुम्हें शुरुआत से ही कहा था कि मेरा इरादा बहुत ज्यादा नेक है, मैं जहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती, तो मैं जहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर तुमने मेरे सवालों के सही सही जवाब दिए तो मैं इस लड़की को जाने दूंगी, वरना इस लड़की को मैं जाने नहीं दूंगी, ये लड़की मेरे साथ जाएगी। लूली इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा होता है। सेंटस उसे कहती है तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, मैं कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलती। चलो ठीक है, अब जल्दी से बताओ क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे या नहीं। सेंटस उसे कहती है तो मेरा पहला सवाल ये है, चलो मैं तुमसे सवाल पूछने वाली हूँ, मुझे ये बताओ क्योंकि फाइट के बाद तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, तुम्हारे पास ना तो स्टेमिना बचा है ना ही स्ट्रेंथ बची है, अगर मैं अभी तुम्हारे पर अटैक करूँ तो बड़ी आसानी के साथ तुम्हारे पास से 8 ट्राइग्राम की पावर्स को ले सकती हूँ, मैं तुमसे 8 ट्राइग्राम की पावर्स को छीन लूँ तो तुम क्या करोगे। लूली उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करके तुम्हें हरा नहीं पाया तो फिर मैं 8 ट्राइग्राम की पावर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इसलिए इस बारे में तो सोचना भी मत कि मुझे मारने के बाद या फिर तुम लिटिल क्वी को बंदी बनाकर तुम मुझसे 8 ट्राइग्राम की पावर्स ले सकते हो। उसे कहती है मैंने बिल्कुल ऐसे ही गेस किया था, मुझे लगा ही था कि तुम यही सवाल का जवाब दोगे। साथ ही वो लिटिल क्वी की गर्दन के ऊपर हाथ रखती है और उसे कहती है चलो अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछने वाली हूँ, अगर मैं इस लड़की को यहाँ पर हॉस्टेज की तरह यूज करूँ और तुमसे कहूँ कि मुझे 8 ट्राइग्राम की पावर्स दे दो वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगी, तो फिर तुम्हारा फैसला क्या होगा। चलो जल्दी से जवाब दो, क्या तुम वो 8 ट्राइग्राम की पावर्स मुझे दे दोगे। चार्मिंग उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जबकि लूली उसको रोकते हुए कहता है तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारी लिटिल क्वी की तरफ देख रहा होता है, उसके सिस्टम में उसके ऊपर आ रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है, इसका मतलब यह है कि सेंटस उसको नहीं मारने वाली। सेंटस लूली से कहती है चलो जल्दी से जवाब दो, ऐसा मत सोचना कि मैं इसको मार नहीं सकती। चार्मिंग लूली से कहती है मुझे लगता है कि वो हमारी लिटिल क्वी को नहीं मारेगी। लूली उसे कहता है नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे सामने सबमिट नहीं करूंगा। जब सेंटस को लगता है कि ये तो मेरी बात नहीं मानेगा, वो उसे अपने साथ लेकर ऊपर उड़ना स्टार्ट करती है। उसे कहती है चलो ठीक है, फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, ये छोटी लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसी वजह से ये छोटी लड़की मेरे साथ जा रही है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। टानविंग लूली से कहती है लूली चलो जल्दी से इसे रोकते हैं। लूली की तरफ देख रही होती है कि लूली यहाँ पर कुछ भी एक्ट क्यों नहीं कर रहा, वो उस लड़की को बचाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा। लेकिन हमारा लूली अभी भी अपनी लिटिल क्वी की किस्मत की तरफ देख रहा होता है और उसकी किस्मत में अभी भी वेरी लकी लिखा होता है। लूली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी किस्मत अभी भी इतनी अच्छी कैसे है जबकि इसे कोई किडनैप कर रहा है। साथ ही हमारा लूली सोच रहा होता है मुझे लगता है कि अगर हमारी लिटिल क्वी इस लड़की के साथ जाएगी, सेंटस के साथ जाएगी तो वो बेहतर रहेगी, इसी वजह से मुझे इसे यहाँ पर रोकना नहीं चाहिए, इसे इसके साथ चले जाना चाहिए। सेम उसी वक्त हमारी जानविंग वहाँ से एक बड़े से पत्थर को उठा लेती है और लूली से कहती है अगर तुम इसको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर मुझे ही कोशिश करना पड़ेगी। उस बड़े से पत्थर को उठाकर उनकी तरफ फेंक देती है। वो बड़ा सा पत्थर उड़ता हुआ सेंटस की तरफ आगे बढ़ता है। सेंटस उस पत्थर के सामने खड़े होकर अपने हाथ को सामने करती है और उस पत्थर को सिर्फ अपने हाथ के साथ ही तोड़ देती है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है। सेंटस हमारे लूली से कहती है तो मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर वॉइड ऑफ कुनलुन में जा रही हूँ, तो वाकई में इस लड़की को बचाना चाहती हो तो वॉइड ऑफ कुनलुन में आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। लूली उसे कहता है तो क्या मुझे माउंटेन ऑफ कुनलुन पर आना है, ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। सेंटस उसे कहती है वॉइड ऑफ कुनलुन और माउंटेन ऑफ कुनलुन में बहुत बड़ा फर्क है। माउंटेन ऑफ कुनलुन तुम्हारी अर्थ की एक प्लेस है, वॉइड ऑफ कुनलुन एक ऐसी जगह है जहाँ पर गॉड्स रहते हैं, तुम्हें उस राम में आना है जहाँ पर गॉड्स रहते हैं, मैंने तुम्हें जगह का नाम बता दिया है। सेंटस उसे कहती है वैसे तो वॉइड ऑफ कुनलुन की जो एंट्रेंस है वो हमेशा अपनी जगह को चेंज करती रहती है, लेकिन जैसे ही उसकी एंट्रेंस यहाँ इस दुनिया में मेटेरियलाइज होगी तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा और तुम सभी लोग वहाँ से एंटर होकर माउंटेन ऑफ वॉइड ऑफ कुनलुन में आ सकते हो। उसे कहता है अगर मैं तुम्हारी बात को मानते हुए वॉइड ऑफ कुनलुन में आ जाता हूँ तो क्या तुम उसके बाद हमारी लिटिल क्वी को छोड़ दोगी। सेंटस उसे कहती है हाँ मैं इसको छोड़ दूंगी, लेकिन ये फैसला इसका होगा कि ये वॉइड ऑफ कुनलुन को छोड़ना चाहती है या नहीं, तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे बेहतर एक ही चीज है, तुम 8 ट्राइग्राम की पावर्स को मुझे दे दो, मैं अपनी मदर गॉडेस को जाकर वो पावर्स दूंगी जिससे मदर गॉडेस इस दुनिया को दोबारा से दोबारा नया बना देगी, दुनिया पहले जैसी हो जाएगी, अलावा तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाने से पहले हमारा लूली से कहता है लेकिन मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब देती जाओ, तुमने यहाँ पर किसी मदर गॉडेस के बारे में कहा, तुमने जिस मदर गॉडेस का कहा है ये कौन है, ये कहाँ पर है और क्या है। सेंटस जो कि वहाँ से जा रही होती है वो वहीं पर रुकती है और उनकी तरफ मुड़ती है तो उसकी आंखें वहाँ पर चमक रही होती है जैसे कि उसकी बॉडी को वहाँ पर किसी ने पोजेस कर लिया हो। उसकी आंखें चमकने के बाद गॉडेस हमारे लूली से कहती है यहाँ पर इस दुनिया पर सारे के सारे मॉडल्स को कमांड कर सकती है, इसके अलावा जितने भी ओरिजिन्स हैं उन सभी की मदर गॉडेस जिसका नाम याओ ची है। इतना बताने के बाद वो अपने साथ लिटिल क्वी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है, जबकि जानविंग अभी भी गुस्से के साथ चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही होती है यहाँ पर इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम उड़ सकती हो, एक ना एक दिन मैं पत्थर मारकर तुम्हें ऊपर से नीचे जरूर गिरा दूंगी। वहाँ से चले जाने के बाद लूली कहता है तो हमारी जाओ क्वी अभी तक बिल्कुल ठीक है, लिटिल क्वी को वो नुकसान नहीं पहुँचाएगी क्योंकि वो उसे हॉस्टेज के तौर पर यूज करेगी, मुझसे 8
ट्राइग्राम की पावर्स को लेने के लिए। फिलहाल के लिए तो बिल्कुल सेफ है, तो मुझे उसकी बात को मानते हुए वॉइड ऑफ कुनलुन की तरफ आगे बढ़ना होगा। लेकिन पहले मुझे पता होना चाहिए कि वॉइड ऑफ कुनलुन है कहाँ पर। साथ ही वो मदर ऑफ जाओची के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है ये मदर गॉडेस जिसका नाम जाओची है, मैंने बहुत सारी मिथोलॉजीज में उसके बारे में सुना है। उसके स्टार्ट होने के बाद से में बहुत सारी नई स्टोरीज बताई गई जिनमें एक गॉडेस के बारे में बताया जाता है जो कि सभी चीजों की मदर है। लूली कहता है मेरे पास जो स्पेशल सिस्टम है, मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक इन सभी गॉड्स के साथ है। सारी एंशिएंट स्टोरीज के साथ भी इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक तो जरूर है। अब अचानक से हमारे सामने एक और नई गॉडेस अपीयर हुई है कि अपने आप को मदर गॉडेस कहती है, जाओची उसका नाम है। लूली आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जानमिंग उसे कहती है तो क्या अब हम लोग यहाँ से वॉइड ऑफ कुनलुन की तरफ जाने वाले हैं? लूली उसे कहता है हाँ हम लोग वॉइड ऑफ कुनलुन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें किसी को ढूंढना होगा, किसी ऐसे को ढूंढना है जो कि हमारी हेल्प कर सकती है। वहीं पर चलते चलते लूली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हें बहुत मुबारक हो कि तुमने सेकंड लेवल को अनलॉक कर लिया है, तुमने अपने जेन हेक्साग्राम को ओपन किया है। इसी के साथ उसके पास काफी सारी विंडो ओपन होती है और उसके साथ जब उसने सेकंड लेवल को अनलॉक किया है तो उसके साथ से क्या कुछ मिला है वो सब कुछ से बताया जा रहा है। तो बताया जाता है कि तुम सिस्टम में और ज्यादा फंक्शंस को अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें फंक्शंस के बारे में काफी सारी डिटेल्स बताई जाएंगी और इसके साथ साथ तुम्हें अपनी बॉडी के स्टेटस पेज के बारे में भी यहाँ पर डिटेल बताई जाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन कौन सी पावर्स और कितना स्टेमिना और सब कुछ स्टेटस में बताया जाएगा। इसके अलावा एक और नया फंक्शन अनलॉक हुआ है जो कि क्वेस्ट मोड का है। तुम अपनी क्वेस्ट मोड को भी एक्टिवेट कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर नई क्वेस्ट दी जाएगी जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। लूली कहता है तो मेरा सिस्टम फिर से अपग्रेड हो गया। सेकंड लेवल के अनलॉक होते इसमें काफी सारे नए फंक्शंस आए हैं। चलो देखते हैं कि इसमें अब कौन कौन से नए फंक्शंस आए हैं और जो मेरे किस तरह हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 20 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।